हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज का सेशन एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है उन सभी के लिए जिनका आगामी कुछ दिनों में एग्जाम है, और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, क्योंकि उनका कल एग्जाम होने जा रहा है परसों के दिन। और ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए भी क्योंकि मैं दोस्तों बहुत कम करंट अफेयर्स करवाता हूँ, लेकिन जो करवाता हूँ सेलेक्टेड याद ही करवाता हूँ। और उसका फायदा दोस्तों आरएस में भी बच्चों को मिला, और ईआरओ में तो दोस्तों 48 मिनट की सिर्फ एक क्लास से 10 क्वेश्चन भिड़े थे दोस्तों। तो आज की ये क्लास, वैसे दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको, जो आरएस तक का करंट अफेयर्स जो अक्टूबर में महीने में होता, तो अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर डाल दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हो। और उसके आगे का नवंबर दिसंबर जो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का करंट अफेयर्स हम इसमें करेंगे, सारा याद ही करेंगे, फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, कहते हैं ना कि जब दिल से दिल मिल जाता है तो चैन वैन चला जाता है, सुना होगा आपने। ऐसे ही प्यार मोहब्बत की कहानी के साथ याद करेंगे जैसे जनगणना किया था। और एक और बात, आर्थिक समीक्षा का क्लास भी मैंने सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम एम्पायर ऐप पर डाल दी है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उस पर जाके देख सकते हो। आर्थिक समीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्पेशली 8-10 क्वेश्चन बढ़ेंगे, 2.5 घंटे की एक मूवी चलेगी आपकी आंखों के सामने, सब कुछ याद हो जाएगा, जाके देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिएगा, 19वें एशियाई खेल हुए थे 2023 में। वो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, पुराने जमाने गए, गुजरे जमाने की बातें हो गई। अब जो क्वेश्चंस बनना है, एशियाई खेल मतलब एशियाई कंट्री जो है, एशिया में जो कंट्री स्थित है, जैसे चाइना हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, जापान हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, ये सारे कंट्रीज मिलकर अपने गेम खेलते हैं। अमेरिका, कनाडा वगैरह उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो एशियाई खेल हुए दोस्तों 19वें 2023 में, हर 4 साल के अंतराल पे होता है। पहला एशियाई खेल भारत में हुआ 1951 में दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1951 में। और पहली महिला खिलाड़ी जो थी रोशन मिस्त्री, उसने पहली महिला जिसने भारत को पदक दिलाया था। आज हम बात करेंगे 19वें एशियाई खेल 2023 की, हांगझोउ चीन में हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसका आदर्श वाक्य क्या था, अगर पूछे आदर्श वाक्य, तो दिल से दिल मिलेगा, दिल से दिल एट भविष्य। तो क्या होगा भविष्य, जब दिल से दिल मिल जाएगा तो भविष्य क्या होगा भाई, भविष्य यही है, प्यार हो जाएगा तो फिर पछताते रहो, उसकी याद में सताते रहो अपने आप को, तो चैन वेन उड़ जाता है। तो दिल से दिल मिल जाता है तो चैन वेन उड़ जाता है आपका। तो इसका शुभंकर जो था, शुभंकर था, वो चेन चेन है, कांग कांग है, और लियान लियान है। ये दोस्तों है क्या आखिरकार, ये चेन चेन शुभंकर है क्या, कोई पक्षी है, कोई और कुछ है? तो ये रोबोटों का एक समूह है, जो ये शहर है दोस्तों हांगझोउ, इसकी तरक्की को दर्शाते हैं। तो चाइना में ऐसे नाम होते हैं दोस्तों। तो चेन चेन कांग कांग, ये तीनों साथ आएंगे दोस्तों ना, चेन चेन कांग कांग और लियान लियान, ये 3 रोबोटों का समूह है जो इसका शुभंकर रखा गया है। तो 19वें एशियाई खेल चाइना में, हांगझोउ में, फिर कह रहा हूं ग्वांगझू भी ऑप्शन में आएगा, संगाई भी ऑप्शन में आएगा, है ना, लेकिन आपको क्या मारना है, हांगझोउ, ठीक है। उसके बाद भारतीय ध्वज वाहक, भारतीय ध्वज किसने पकड़ा था जब हम गए थे? 655 लोग भारत से गए थे दोस्तों, 655 लोगों की टीम गई थी खिलाड़ियों की। तो उसका ध्वज वाहक कौन था, भारत का प्रतिनिधित्व, तो भारत का झंडा लेके सबसे आगे कौन चल रहा था? तो बातें जब प्यार की चल रही है, दिल से दिल मुलाकात कर रहा है, चैन वैन सब उड़ रहा है, तो प्यार ही करवा देते हैं, प्यार भरी। तो दोस्तों हरमनप्रीत, जो हरमन को प्यार करता है, देखो हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के कप्तान भी है। और दोस्तों देखो हरमनप्रीत, प्रीत का मतलब प्यार होता है, और प्यार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लव कहते हैं, लवलीना। तो ये दोनों थे उद्घाटन समारोह में दोस्तों, हरमनप्रीत, हरमन को जो आ जाए, हरमन को प्यार करने वाला, लव करने वाला, तो प्यार भरी बातें हो रही है। तो ध्वज वाक्य भी दोस्तों नीरज चोपड़ा नहीं होगा, शानिया नेहवाल नहीं होगी, अपूर्वी चंदेला नहीं होगी, अवनी लेखरा नहीं होगी, कौन होगी, हरमनप्रीत और लवलीना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सर कहोगे समापन समारोह में कौन था ध्वज वाहक? तो अलग अलग होते हैं, जब जाते हैं तब अलग होता है, आते हैं तब अलग होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों ये सिल्वर जीत के आई थी यहाँ से, है ना, ये सिल्वर, ठीक है, ये कुछ नहीं जीते। और दोस्तों समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन था? तो PR श्रीजेश, ये दोस्तों गोलकीपर हैं, गोलकीपर है दोस्तों, गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम, फुटबॉल टीम के। तो PR, देखो PR, अरे PYAR लिखते हैं ना मैसेज, प्यार 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 प्यार, और मेरे जैसे शॉर्ट मैसेज लिख देते हैं PR, मैं व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, प्यार हो गया है। तो भाई साहब प्यार वाली बातें चल रही है, दिल से दिल मिल रहा है, भविष्य में क्या होगा, चेन वेन चला जाएगा, तो शुभंकर चेन चेन। उसके बाद दोस्तों ध्वज वाहक कौन है? तो हरमनप्रीत है और लवलीना है। उसके बाद समापन समारोह में कौन है? प्यार है, ठीक है, हो गया काम। अब आगे चलते हैं।
भारत का चौथा रैंक रहा इसमें। स्थान पूछा जाता है कि मेडल जो तालिका है, जो पदक तालिका, उसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो प्यार व्यार की बातें हो रही है, दो लोग मुलाकात कर रहे हैं और हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पे एक ही कहावत प्रसिद्ध है, हम दो हमारे दो, है ना। हम दो हमारे दो तो चार हो गए ना। तो भारत की रैंक कौन सी है, चौथी रैंक है। तो इसमें 107 पदक जीत कर, दोस्तों ये ध्यान रखना, 107 पदक जीते थे, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 कांस्य थे, है ना। ये गोल्ड हैं, ये सिल्वर हैं और ये कांस्य हैं दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे सर फर्स्ट रैंक पे कौन था, तो मेजबान फर्स्ट रैंक चाइना हो गई, वो किसको दाद देगा। उसके बाद जापान एशिया में पड़ता है तो जापान आ गए दोस्तों। तीसरे पे कौन आएगा, आप कहोगे सर थर्ड रैंक पे कौन है, तो भाई साहब एक और अच्छा कंट्री है दोस्तों, कौन है, दक्षिण कोरिया, जो एशिया में ही पड़ता है। दक्षिण कोरिया ना, साउथ कोरिया नहीं, अब वो सॉरी उत्तर कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया वाला तो किंग जोंग उन तानाशाह है ना, वो अपने फूफा को मरवा देता है, कुत्तों को खिला देता है, वो तो शंकी आदमी है। दक्षिण कोरिया थर्ड रैंक पे है और चौथे पे इंडिया आ जाता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे टोक्यो टोक्यो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक हुए, उनके क्वेश्चन भर भर के आते थे उस जमाने में, 2020-21 के जमाने में। तो अब एशियाई खेल हुए हैं तो ये भर भर के क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। अब बात जब राजस्थान की आती है तो देखिएगा, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर्स तुम्हें पूछा जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, तो देखिएगा। तो राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे दोस्तों, देखो दिव्य दृष्टि एक होता है। अब देखो एशियाई खेल है, बड़ा खेल है दोस्तों, 4 साल में होता है, ये भी एशियाई खेल है। और दोस्तों ये जो 107 पदक हमने जीते हैं ना इंडिया ने टोटल मिला के, वो अब तक की हाईएस्ट पदक है। कभी हमने एशियाई खेलों में इतने पदक नहीं जीते हैं, चौथी रैंक आई है। राजस्थान के 23 खिलाड़ी थे। अब दोस्तों देखिएगा स्वर्ण जीतने वाले कौन कौन थे, सोना कौन जीत के लाए राजस्थान में से, क्योंकि जो सोना जीतेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो दिव्य दृष्टि पड़ेगी किसपे, दिव्य, देखो दिव्यांश पवार है, ये भी दिव्य करती है। और दिव्य प्रकाश पड़ता है ना, दिव्य प्रकाश, रवि का प्रकाश, रवि मतलब सूर्य होता है ना, तो रवि विष्णु भी है, ये क्रिकेट टीम का खिलाड़ी था, ठीक है। तो दिव्यांश पवार भी है जो शूटर है दोस्तों, निशानेबाजी में स्वर्ण लाया। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी है, स्वर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा दोस्तों। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार महिला है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन पहले इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया और राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन भी इनको बनाया गया था। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन जब 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, 16वीं विधानसभा का चुनाव 2024-23 में भी हुआ, उसमें दोस्तों इस दिव्य कीर्ति सिंह को राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कैसा छपेगा दोस्तों। दिव्य कीर्ति सिंह किसकी खिलाड़ी है, घुड़सवारी की, और स्वर्ण लेके आई है दोस्तों। देखो आप सभी को पता है भाला फेंक में काफी टाइम से मेडल आ रहे हैं, निशानेबाजी में आ रहे हैं, कबड्डी में आ रहे हैं, हॉकी में आ रहे हैं, लेकिन जो नया खेल में कुछ आता है ना दोस्तों वो क्वेश्चन बन जाता है। तो घुड़सवारी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिव्य है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य कीर्ति है। रवि बिश्नोई को आप सभी जानते हो दोस्तों, जोधपुर के हैं, क्रिकेट में दोस्तों क्रिकेट टीम का हिस्सा था। और दोस्तों निधि शर्मा, ये निधि शर्मा दोस्तों क्या है, राजस्थान पुलिस की जवान है और ये महिला कबड्डी टीम का हिस्सा थी, ये भी स्वर्ण पदक लेके आई है दोस्तों ना। स्वर्ण पदक मतलब पूरी कबड्डी टीम को मिलेगा तो इनको भी मिलेगा, तो निधि भी है। साक्षी, सुषमा और मुस्कान भी कबड्डी टीम में थी। उसके बाद सचिन, दोस्तों सचिन वैसे तो क्रिकेट खेलता है, लेकिन हमारा वाला सचिन क्या खेलता है, कबड्डी खेलता है दोस्तों, पुरुष कबड्डी टीम। तो पुरुष और महिला कबड्डी दोनों ही स्वर्ण लेके आई थी दोस्तों। कबड्डी में तो हम किसी को दाज देते ही नहीं है, और देख रहे हो दोस्तों महिला और पुरुष कबड्डी दोनों में हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ठीक है। और हमारा सचिन क्या खेलता है, क्रिकेट नहीं कबड्डी खेलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इंडिया लेवल की बात करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की। क्या करते हैं, देखो भारत सर्वाधिक पदक किस में लाया, भारत सर्वाधिक किस में लाएगा पदक। एक बात गांठ बांध लेना, हिंदुस्तान में सबसे इजी खेल क्या होता है, एक तो कबड्डी होता है, खेल लिया वैसे, एक लीकटी खांचनी होती है बीच में, कहीं भी पोली जगह जाओ खेत में लीकटी खांच दो और पाड़ तारो और ओमा को, यही होता है कबड्डी में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब शहरों में क्या होता है, शहरों में कोई भी थोड़ा बहुत कमाने लगा अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं, क्या करवाता है, एक तो राइफल दरवाता है 1.5-2 लाख की, कि जा बेटा शूटिंग में, ना तो पसीना आवे ना हार्ड टूटे न और कहीं करे। तो निशानेबाजी में सबने भेज दिया। निशानेबाजी में क्या होता है, एक बोर्ड पे होता है कि यहाँ निशाना मारना है, बस ये बोर्ड होता है ना, ये देखो ये बोर्ड होता है, और कह दिया जाता है कि ये देखो इस पे निशाना मारना है, बस 1.5 लाख की बंदूक से इस पे निशाना मारना होता है, दिन भर ही ट्राई करते रहते हैं। इससे इजी कोई खेल है, सारा हिंदुस्तान यही कर रहा है, सबसे इजी खेल है निशानेबाजी। इसलिए आप देखते हो सबसे ज्यादा पदक जो आते हैं निशानेबाजी में आते हैं, चाहे आप पूर्वी चंदेला को देख लो, अवनी लेखरा को देख लो, जिस किसी को देख लो। तो भारत भी किस में लाएगा, भारत सर्वाधिक पदक निशानेबाजी में लाएगा ना, क्वेश्चन बन सकता है।
पहला बैडमिंटन पदक, तो ये जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो सांची सांची बात करूं तो बैडमिंटन में भी पहला पदक आ गया दोस्तों, सात्विक और चिराग। सांची सांची सात्विक सात्विक ची चिराग। सांची क्यों? तो बैडमिंटन में भी पहला पदक जोड़ी दिए स्वर्ण दोस्तों। एशियाई खेलों में इस तो बैडमिंटन में बहुत जीते हैं, ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर हमारा स्वर्ण जीत के आया था। लेकिन सांची सांची क्यों? तो एशियाई खेलना का मैन बैडमिंटन में पहले स्वर्ण जो, ठीक है। उसके बाद देखो पलक झपकते, पलक झपकते क्या निशाना मारना है, पलक झपकते ही निशाना मारना है। तो दोस्तों पलक ने भी क्या कर दिया, पलक ने क्या कर दिया, देखो देखो पलक ने क्या कर दिया, बस एक सवा घंटा 1 घंटा बने रहना, सारा जीके कवर हो जाएगा आपका, करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। पलक ने भी 100 मीटर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीत लिया भाई साहब, 100 मीटर में। आप कहोगे सर वो अवनी लेखरा और अपूर्वी चंदेला वो कहाँ है? अवनी लेखरा भी तो गोल्ड आती है लाला। वो जैसे एशियाई खेल है ना, वो पेरा एशियाई खेल आएंगे। जैसे टोक्यो ओलंपिक थे तो पेरा ओलंपिक भी आए थे ना। पेरा का मतलब क्या है? जो दिव्यांग है ना, उन बच्चों के लिए। तो इसके जस्ट बाद होगा, यहीं पे होगा। जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो वहीं पे पेरा ओलंपिक भी हुआ था, टोक्यो में हुआ था। क्योंकि वो जो वो कहते हैं ना दोस्तों, हमारे हिंदुस्तानी समाज में वो होता है कि कहीं ब्याह कर रहे हैं तो ब्याह के दूसरे दिन क्या कर दिया था, सामान बच जाता है तो वो क्या कर देते हैं, पैसा रुपए कर दिया करे दूसरे दिन, है ना, या रिसेप्शन कर देते हैं कि रिसेप्शन है, क्योंकि सामान तो बच ही गया, टेंट वैसे ही लगा है, खर्चा हो ही रखा है, मेहमान आए रखे, निपटा देते हैं। तो वैसे ही होता है। पहले दोस्तों मोटा खेल होता है, जैसे ओलंपिक हुआ उसके बाद पेरा ओलंपिक निपटा दिया, जैसे एशियाई खेल हुआ फिर उसके बाद पेरा एशियाई खेल निपटा दिया। तो जस्ट इसके बाद इसी जगह पे पेरा एशियाई खेल होंगे। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो पलक ने 100 मीटर पिस्टल शूटिंग में, तो देखो पलक झपकते ही शूटिंग कर देनी दोस्तों, इसने भी गोल्ड मेडल ले दिया। और अदिति अशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है, बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है। गोल्फ समझते हो? रजत पदक दिलाया दोस्तों, रजत पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी है। महिला गोल्फर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, भले ही राजस्थान जीके का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अदिति अशोक नाम तो सुना ही होगा, ये दोस्तों ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था इसने, टोक्यो के लिए। नीरज चोपड़ा भाई साहब तो लाएंगे गोल्ड, इनमें तो क्या ही गोल्ड और सिल्वर दोनों लेके आया था। अब आता है दोस्तों एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप भी हुई थी दक्षिण कोरिया में। एशियाई गेम हो गए ऊपर, यहां तक एशियाई गेम, ठीक है, 19 एशियाई गेम हो गए। अब एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों दक्षिण कोरिया में। उसमें दोस्तों अनंत सिंह नरू का, राजस्थान का, और दर्शना राठौड़ ने भी गोल्ड जीता। देखो भाई साहब, ये एक वो है, ये एक क्या है, वो बोर्ड होता है निशानेबाजी का, देखो जो है ना, इसमें 2-3 कलर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ बीच वाले पे मारना है, निशाना लगाना है चिड़िया के आंख पे। तो दोस्तों ये देखो, यहां से देखो, ये अनंत दूरी से आपको इसमें निशाना मारना है, दर्शन, ये दिख रही है डोट दिख रही है ना, इसके दर्शन करो और इसको अनंत दूरी से मार दो, गोल्ड जीत जाओगे। बस मार दिया भाई साहब, अनंत ने अनंत दूरी से, इसको दिख रहा था डोट, चिड़िया की आंख दिख रही थी, मार दिया और गोल्ड ले आया दोस्तों। तो ध्यान रखना, अनंत सिंह किसमें है, निशानेबाजी में है, गोल्ड लेके आया है। और दोस्तों दर्शना राठौड़ किसमें है, निशानेबाजी में है, गोल्ड लेके आया। ध्यान रखना, कई बार तो सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि दर्शना सिंह का संबंध किस खेल से है, अनंत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो भाई अनंत दूरी से उसको डोट दिख रही थी, उस पर निशाना मारना था, मार दिया, गोल्ड ले आया बस। आगे चलते हैं। मीरा पुरस्कार बहुत कंफ्यूज करता है ना, 2022 में आ गया, 23 में आ गया, 24 में भी आ गया क्या गुरुजी? आ गया भाई साहब। तो मीरा पुरस्कार 2023-24 का किसको मिला है? पिछला वाला दोस्तों 2022 से और 2023 का किसको मिला था? रति सक्सेना को, पता है ना, सक्सेना को, बच्चे को पता है ना। ये पुराना हो गया लाला, लेकिन फिर भी पूछे 2022-23 और 2023-24 का, तो दोस्तों किसको मिलेगा? मीरा ने जहर का प्याला पिया था, बच्चे को पता है, उनको पिलाया गया था। जहर सबसे ज्यादा किसमें होता है? सांप में, और भर के प्याला पिलाया गया था मीरा को। तो मीरा पुरस्कार, मीरा को जहर का प्याला भर के पिलाया गया था और सांप में जहर होता है। तो मीरा पुरस्कार 2022-23 जो होता है, रतन कुमार सांभरिया दोस्तों जयपुर के रहने वाले हैं, और उपन्यास, इनका उपन्यास है सांप। सांप वही जो जिससे तुम कहते हो सांप, स्नेक है ना, सांप, ठीक है, सांप उपन्यास के लिए इन्होंने एक उपन्यास लिखा, सांप वही जिससे तुम डरते हो, जो जहरीला होता है, वही सांप के लिए मीरा पुरस्कार मिला इसको, है ना। उदयपुर साहित्य अकादमी उदयपुर जो है उसने दिया है। तो मीरा पुरस्कार, भर के जहर का प्याला मीरा ने पिया था, सांभरिया भर के, है ना। तो ये ध्यान रखना, सांभरिया भर के, रतन कुमार सांभरिया है जयपुर के, उनको सांप उपन्यास के लिए। रति सक्सेना अब पुराना हो चुका है, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब देखो मैं कह रहा था ना कि ओलंपिक आते हैं तो पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल आते हैं तो पैरा एशियाई खेलाएंगे। और वही दोस्तों की रिसेप्शन, सामान तो बच ही गया, दाना पूड़ी जिमा दे, एक दिन और काम खत्म हो जाए तो दाना पूड़ी जो बचेड़ा है वन पैरा ओलंपिक वाला जिमा दिया करे। तो पैरा एशियाई खेल 2023
कहाँ होंगे रे? वही चीन के हांगजाओ में होंगे, अलग जगह थोड़ा नहीं होंगे। जब कह रहा हूं मैं कि शादी हो गई तो रिसेप्शन भी कर देते हैं, है ना। तो मोटो, इसका मोटो क्या है? उसका क्या था दोस्तों? दिल से दिल मिलेगा तो भविष्य में चेन वेन सब चला जाएगा। ये कहता है कि दिल से दिल मिलाते हैं, सपने चमकाते हैं। भाई पैरा खिलाड़ी जो है, जो दिव्यांग है, उनके भी तो कुछ सपने हैं, उनके सपने भी तो चमकाने, है ना, उनके सपने भी तो चमकाने। तो वहां तो दिल से दिल मिलाया और चेन वेन चला गया। अब अगले दिन जब शुरू हुए, उनके समापन के साथ ये शुरू हो जाते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि मोटो क्या है? दिल से दिल मिलते हैं, सपने चमकते हैं। दिव्यांगों के सपने चमकेंगे, देखना आगे। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? फेई फेई। ये एक दैवीय पक्षी होता है, आपकी बार रोबोट नहीं है। क्या है? फेई फेई। तो देखो, पैरा ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक होते हैं, एशियाई खेल के बाद पैरा एशियाई हुए, है ना। तो फिर उसके बाद होते हैं फेर, कहते हैं ना कि फेर गई हो, फेर गई है, फेरा हो रही है भाई साहब, सपना चमक रहा है। फे फे, है ना, फे 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 फे, फेरू फेरू कहते हैं ना, फेरू। अरे राजस्थानी में क्या करे ना, मैं बड़े गयो, फिर पूछो नहीं और फिर कहीं बता, है ना। तो फेरू फेरू जस्ट बाद में हो रही है, फिर वो ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमने पदक कितने जीते? 29 गोल्ड, 31 दोस्तों सिल्वर और ये ब्रॉन्ज मेडल अकाउंट, टोटल 111 पदक जीते। मतलब दिव्यांगों ने ज्यादा पदक जीते। पदक भारत जीता लेकिन 5वीं रैंक पर रहा। आप कहोगे सर हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि एशियाई खेलों में तो भारत 107 पदक जीत रहा है, फिर भी 4थी रैंक पा रहा है। यहाँ पे 111 पदक जीत रहा है, फिर भी 5वीं रैंक पा रहा है। ये क्या लोचा है? तो भाई अलग अलग खेल है, ये कोई रीजनिंग थोड़ा नहीं है। अलग अलग खेल है, अलग अलग टूर्नामेंट है, तो अलग अलग रिजल्ट आएगा ना। भारत क्रिकेट मैच खेलता है ऑस्ट्रेलिया से, 250 रन पे भी जीत जाता है, पाकिस्तान से 300 पे भी नहीं जीत पाता, तो जरूरी थोड़ा नहीं है ना। तो 111 दोस्तों क्या जीता है इन्होंने, और 5वीं रैंक आई है। तो उसमें तो क्या था, हम दो हमारे दो, इस विश्व की बातें हो रही थी, है ना, ठीक है, लव लव प्यार व्यार हो रहा था। तो 4थी रैंक थी, हम दो हमारे दो। यहाँ पे 5 उंगलियां नहीं है, जिन दिव्यांगों के 5 उंगलियां नहीं है वो भी खेल रहे थे। 5 की 5 उंगलियां नहीं है फिर भी गोल्ड ला रहे हैं। ऐसे भी दिव्यांग है कुछ? तुम्हारे तो सब कुछ है यार, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, टुवर्क्स में करके देख लेना है अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो 5वीं रैंक आ गई। उसके बाद राजस्थानी कौन कौन है देखते हैं। तो अवनी लेखरा आ गई ना, क्योंकि ये पैरा खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है अवनी लेखरा। चेयर पे शूटिंग मारती है, चेयर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो अवनी लेखरा तो भाई साहब ध्यान रखियो, आ तो कड़ा बक्से ही को नहीं, आ तो गोल्ड ही ले रहा है। इसका तो ऐसा है कि अगर इसको इसका कहीं सिल्वर दिख जाए ना, वो गिजर बन जाएगा, क्योंकि बच्चों को पता है कि तो गोल्ड मारना है इसको, तो ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये शूटिंग में ये ध्यान रखना, निशानेबाज है अवनी लेखरा, 10 मीटर में स्वर्ण पदक लाई है। और इसका तो स्कोर भी ध्यान रखना है, 249.6 का स्कोर मारा इसने। अब देखो, अब दोस्तों रुद्रांश खंडेलवाल है भरतपुर का। देखो रुद्रांश खंडेलवाल है, शूटिंग की बात हो रही है, रुद्रांश खंडेलवाल है, शूटिंग की बात हो रही है। वहां पे क्या था, दिव्यांश पवार था। देखो वहां पे क्या था, दिव्यांश पवार शूटिंग का, शूटिंग में वहां पे गोल्ड आया था। क्या था, दिव्यांश पवार, दिव्यांश, मैंने कहा था एक तो दिव्य कीर्ति थी घुड़सवारी में, एक था दिव्यांश पवार, दिव्यांश पवार, है ना। ये भी क्या था, निशानेबाज, शूटर था, है ना, शूटर था, निशानेबाजी था। दिव्यांश पवार, दिव्यांश दिव्य प्लस अंश, यहां क्या है, रुद्रांश रुद्र प्लस अंश, दोनों ही निशानेबाज है और दोनों ही क्या ला रहे हैं, ये रजत ला रहे हैं। लेकिन दोनों ने मेडल जीते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। दोनों ही शूटिंग से संबंधित है, जिनमें अंश आ रहा है दोनों में। एशियाई खेलों में राजस्थान का बता रहा हूं मैं, कहीं कुछ और दे दे। शूटर अवनी लेखरा को तो बच्चे को पता है, इसको कोई भूलेगा, उनका बता रहा हूं। एक तो है दिव्यांश, तो दिव्यांश तो वहां था किसमें, एशियाई खेलों में। ये पैरा एशियाई है, ये दिव्यांग है। तो वह दिव्य प्लस अंश था, या रुद्र प्लस अंश है। दोनों ही निशानेबाज है, दोनों ही मेडल लेके आए। लेकिन वो सिल्वर लाया था कौन है, दिव्यांश सिल्वर लाया था, रुद्रांश खंडेलवाल रजत लाया था। इसलिए रूस गया, इसलिए रूस गया, बोलो भाई बंदा गोल्ड ले आना, तो ठीक है। तो रुद्रांश रूस गया क्योंकि इसको गोल्ड ना मिलके सिल्वर मिला है। लेकिन शूटर है, दो ही शूटर हैं जो एशियाई खेलों में मेडल लाए, ठीक है। बाकी ये उन्हीं लेख रहा, तो बच्चे को पता है। अब राकेश बेरा, राकेश बेरा, बेरो होना भाई वो सही है ना, इन तो मोदी जी भी बधाई दिया। राकेश मेरा क्या है, ये दौड़ता है भाई साहब, दिव्यांग है फिर भी दौड़ने में दोस्तों क्या लेके आए, F47 कैटेगरी में 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था, फिर भी मोदी जी ने बधाई दी थी, ठीक है। और सुंदर सिंह गुर्जर को कौन नहीं जानता, ये तो वहां भी झंडे गाड़ के आया था, ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक में। तो सुंदर सिंह गुर्जर यहां भी आ जाएगा, करौली का रहने वाला है। भाला फेंक में अब की बार स्वर्ण लेके आया दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। भाला फेंक में स्वर्ण गुर्जर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। एक और इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, वर्ती जैन,
वर्ती जैन कर्नाटक मूल की राजस्थानी है जो नेत्रहीन महिला ग्रुप है दोस्तों, इसने कांस्य जीता था, है ना, वर्ती जैन। उसके बाद दोस्तों उद्घाटन ध्वजवाक, यहाँ पे उद्घाटन ध्वजवाक, तो ध्वजवाक वहां मैंने बताया क्या, हरमनप्रीत है और लवलीना है, और समापन में श्रीजेश है। यहाँ पे उद्घाटन ध्वजवाक दोस्तों कौन है, अमित कुमार सरोदा है और पारुल परमार है दोस्तों, है ना। अमित कुमार ये ऐसा मार के आए थे दोस्तों वहां पे कि अमिट छाप छोड़ के आए। कौन, हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी, पैरा खिलाड़ी भी चाइना में जाके ऐसा मार के आए थे ना कि अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ के आए थे पिछला, है ना। अमिट छाप छोड़ के आए भाई, है ना। परमार ऐसा मार के आए थे कि अमिट छाप छोड़ के आए हैं। कौन, ये हमारे पैरा खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अब इसमें अवनी लेखरा दे देगा कि ध्वजवाक कौन थे, अवनी लेखरा नहीं मारना भाई, नहीं मारना है। कौन, हमारे पैरा खिलाड़ी अमित छाप छोड़ करके आए थे, ऐसा मार के आए थे सबको, है ना, ठीक है। और अपने आप की 5वीं रैंक लाए थे, अब तक की सर्वाधिक रिकॉर्ड। लास्ट हमारा रिकॉर्ड था पैरा एशियाई में, वो 77 मेडल का था, लास्ट रिकॉर्ड 77 मेडल का था, लास्ट 77 मेडल का। आपकी बार हमने 111 लाए हैं दोस्तों, 111 लाए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों निमिषा और सुरेश, इसमें तो लड़का भी है लड़की भी है, मतलब ये एक ही नाम है, निमिषा भी है सुरेश भी है। तो भाई साहब लॉन्ग जंप में स्वर्ण मेडल आया, लॉन्ग जंप में निमिषा ने स्वर्ण मेडल आया दोस्तों, ठीक है। पैरा एशियाई खेल की बात हो रही है। इसके बाद आगे कृष्णा नागर, तो कृष्णा नागर दोस्तों सिंगल में रजत है और डबल में कांस्य लाया है। कृष्णा नागर को दोस्तों पैरा एशियाई में क्या नहीं मिला है, गोल्ड नहीं मिला है, ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान प्रीमियर लीग दोस्तों, आरपीएल, जिसे आईपीएल नहीं होता था, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल नहीं होता था, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही राजस्थान प्रीमियर लीग चलाया गया। वैभव गहलोत, आरसीए के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत, वैभव गहलोत। इनको लगा कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाता है और आईपीएल करवाता है, मेरा भी तो बाप सीएम है, मैं भी तो करवा सकता हूं, इन्होंने भी ठोक दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीए क्या है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष है। मजे की बात देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के सीएम जो थे जादूगर साहब, उनका बेटा आरसीए का अध्यक्ष है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाता है राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, है ना। और अमित शाह का बेटा जो बीजेपी के हैं, उनका बेटा बीसीसीआई चलाता है। मजे की बात है, वो अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं और हम उनकी गुलामी, उनकी चमचागिरी, उनकी अंधभक्ति करके आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं भाई पढ़ लो, ये कोई सगे नहीं नेता, खुद इतना ताकतवर बन जाओ पढ़ लिख के, और पढ़ाई आपसे किताबें कोई नहीं छीन सकता। पढ़ाई एकमात्र ऐसे आपसे हर कुछ छीना जा सकता है, आपको कोई कुछ नहीं देगा, आपको कोई मंत्री पद नहीं देगा, आपको कोई सोना लाके नहीं देगा, आपकी झोली में नहीं रखेगा, आपको कोई मकान नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, आपके पास किताबें हैं, आप जी जान से पढ़ रहे हो ना, आप दुनिया बदल सकते हो, दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। तो खुद इतना काबिल बनाओ ना कि वो जो ऊंचे पदों पे बैठे ना, उनको तुम अपनी काबिलियत से गिरा सको, और वो सिर्फ किताबें कर सकती है, चाकरी अंधभक्ति नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नेता किसी के नहीं होते, अपने बच्चों का भला सोचते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ आते हैं, बड़ा मंत्री पद देके बिठा देते हैं, ऐसी करते हैं। और हम जैसे हे जे बोलो भाई, जे बोलो, रे काहे की जे बोलो यार, बच्चा भूखा मर रहा है, जे बुला रहे हैं, ठीक है। देखो 27 अगस्त से 10 सितंबर तक आईपीएल खेला गया, पीपीएल, ये जो क्या कहते हैं आरपीएल। तो देखो एक ये इन्होंने सही टैगलाइन पकड़ी, इसका टैगलाइन पूछा जा सकता है क्या, क्या पंचलाइन, पंचलाइन नहीं होता क्या, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला, ये रियलिटी है। एग्जाम में जितना ज्यादा बल्ला चलता है, धोनी छक्के मारता है तो हो हल्ला होता है, कोहली 6 मारता है हो हल्ला होता है। तो इसने एकदम सही टैगलाइन पकड़ी है, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला, बिल्कुल सही बात है। आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग के अध्यक्ष कौन है, तो रामपाल शर्मा को बनाया गया था। आपको सर फिर वैभव गहलोत कौन है, भाई वो आरसीए है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। ये दोस्तों आरपीएल है, राजस्थान प्रीमियर लीग, जो एक टूर्नामेंट था उसका अध्यक्ष बनाया रामपाल को, तो बॉस तो यही है वैभव गहलोत, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, कपिल देव को, जो कि वर्ल्ड कप 1983 वर्ल्ड कप जीता था जब भारत, तो वो यही कप्तान थे। पहला मैच किसके बीच खेला जाएगा और आखिर किसके बीच होगा, मुद्दा तो यही बनता है। तो भाई सीधी कॉमन सेंस की बात है, दिमाग पे लोड नहीं डालना। सबसे बड़े शहर कौन है, जयपुर जोधपुर, यही है ना। तो यही संसाधन होंगे क्रिकेट के, यही स्टेडियम होंगे। तो एक तो स्टेडियम है बरकतुल्ला खां स्टेडियम जो जोधपुर में है, एक स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में है। तो शुरुआत कहां से होगी भाई, वैभव गहलोत जोधपुर का, अशोक गहलोत जोधपुर का, शुरुआत उद्घाटन कहां करेंगे, बरकतुल्ला खां स्टेडियम में, जयपुर जोधपुर का आपस में लड़ाएंगे, उद्घाटन हो गया। अब फाइनल कहां करवाएंगे, तो फाइनल तो सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान का समस्या स्टेडियम जयपुर है, क्योंकि ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट है, ज्यादा बैठे लोग बैठे जा सकते हैं, चकाचौंध रहती है। तो फाइनल भी कहां करवा देंगे, जयपुर में करवा देंगे। उद्घाटन तो वहां हुआ,
जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। समापन कहां करवा देंगे? फाइनल मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। जीतेगा कौन? सीधी सी बात है, जयपुर जोधपुर आपस में लड़ेंगे, शुरुआत में भी और अंत में भी, फाइनल में भी जयपुर जोधपुर लड़ेंगे, लेकिन जीतेगा कौन? जयपुर इंडियंस। ठीक है, तो जयपुर इंडियंस जीत जाएंगे, विजेता जयपुर इंडियंस है। ठीक है, और इनको वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब इज्जत स्वरूप क्या 51 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। हाँ, क्या है? 51 लाख रुपए इज्जत रख ली, मतलब इनकी ना तो ज्यादा है ना कम है, 51 कुछ तो देंगे ना भाई, इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं। वैसे इससे ज्यादा होनी चाहिए थी बड़ी राशि, 51 लाख। एक एक खिलाड़ी को कितना आ रहा है? 5-5 लाख भी नहीं आ रहा, 2-2, 3-3 लाख आ रहा है। तो फिर भाई क्यों घिसवा रहे हैं? उनके जूते हैं ना, इतने तो जूते घिस जाते हैं उनके। 2 जोड़ी भी जूते फट गए तो उनके तो 50,000 का नुकसान हो गया, है ना। हमारे जैसे थोड़ा नहीं पहनते 2-2.5 के जूते वो। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। अब है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। वैसे तो बीजेपी सरकार आ गई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पेपर शायद पहले सेट हो गया हो तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक दोस्तों हो रहे थे प्राचीन काल से, और गहलोत साहब ने इसका भरपूर फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि दादा पोता को एक साथ खिलवाया, भीड़ होती थी, गहलोत साहब जाते थे, भाषण देते थे। भाई गहलोत साहब ने जितना दिमाग लगाना था ना सरकार रिपीट करने के लिए, शायद ही भारत के इतिहास में इतना दिमाग किसी ने लगाया होगा। वाकई में जादूगर है वो, लेकिन पार ना पड़ी किसके आगे? हिंदुत्व के आगे, है ना। बस बीजेपी के पास एक ही कार्ड है, हिंदुत्व ये कार्ड खेल दो, हर एक योजना विकास सब कुछ धराशायी हो जाएगा। होता है ना भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, ऐसा होता है। बाकी काम करने में और योजना लाने में दोस्तों गहलोत, योजना स्पेशल में बात करो, काम तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन योजना जो है ना गहलोत साहब की, वाकई में मतलब इतिहास में दर्ज होगी ऐसी योजना उन्होंने चलाई है। लेकिन हिंदुत्व कार्ड के आगे बस राम मंदिर वहीं बनेगा, बस फिर क्या था, सब धराशायी हो जाते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 है, तो स्टार्ट हुआ 5 अगस्त 2023 से। शुभंकरता शेरू, सारे शेरू दादा पोता वाले, दादा वाले शेरू खेलेंगे भाई, ना क्या ना, बस शेर पैदा करे हो, शेरू खेला सारा ही। इसमें कुल खेलते 9 शहरी और ग्रामीण में, और शहर में खेले गए 7, ग्रामीण में 8। आपको सर 7 और 7 तो 14 है, 9 ही क्या कह रहे हो? रीजनिंग में उलझ गए, फिर वहां भी उलझ जाते हम रीजनिंग में। अरे भाई कुछ खेल कॉमन होते हैं, और यहां से सवाल बनेगा कि ग्रामीण में कौन से खेले गए, शहर में कौन से खेले गए। देखो भाई, पहले देखो 10 साल से 80 साल का बटोली लड़ा तो 80 साल को दादा, 10 साल को पोतो या करे तो दादा पोतन साथ गहलोत साहब 10 साल से 80 वाले खिलाड़ी। और दोस्तों 58 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवाया खेलबा के लिए, 58 लाख लोग, समझ रहे हो? जयपुर की लगभग आबादी का तीजे 66 लाख, जयपुर की पूरी आबादी के बराबर तो रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब देखो ग्रामीण में और शहर में खेल कौन कौन सा है, देखियो भाई। कबड्डी, अभी देखो खेलों का बंटवारा कैसे हुआ, कुछ खेल अलग होंगे, देखना आप कॉमन सेंस है भाई। यहाँ पे मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बताता, रटवाता या ट्रिक से नहीं बताता, दिमाग की खिड़की खोल के बताता हूं, आपको भी पता है ये बात, है ना। देखो ये ग्रामीण है, ये शहरी है। सर्वाधिक पदक हनुमानगढ़ में, हरियाणा का सर हनुमानगढ़ जीतेगा, सीधी सी बात है ना। देखो ग्रामीण है, शहरी है। अब ग्रामीण में कौन कौन से खेले गए? 7, देखो ये 7 है, इधर भी 7 होंगे, तो कहोगे सर टोटल 14 होंगे, नहीं रे, टोटल नहीं होते हैं। देखो कबड्डी है, तो देखो कबड्डी तो गांव में भी खेली जा सकती है, शहर में भी खेली जा सकती है, क्योंकि कबड्डी में क्या करना होता है, एक लिट्टी खींचना होता है बीच में, कि इधर वाला रामपाल इधर वाला जयपाल, दोनों की टीम खड़ी होगी, ठीक है, और देव थापी के जांगर हरा दिया। तो कबड्डी में कोई जोर ही नहीं आता कबड्डी। अब मैं आपको ये कहता हूं कि जो है, देखो मैं कहता हूं आपको कि बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल मैं कहता हूं आपको, बास्केटबॉल क्या गांव में खेली जाएगी, शहर में खेली जाएगी, सीधी सी बात है। तो बास्केट देखो, कबड्डी के लिए क्या है, बीच में लिट्टी खींचनी है, कोई मैदान की जरूरत नहीं है, हर जगह इतना सा स्पेस मिल जाता है। लेकिन बास्केटबॉल दोस्तों, बास्केटबॉल देखते हो, वो बास्केट में एक टोकरी में बॉल गिराई जाती है, तो उसके नीचे का जो ग्राउंड होता है पक्का होता है। अब गांव में पक्का कौन बनाए रहे भाई, पीछे लगे जाए ना गांव में, तो गांव में तो यान का खेल खिला ला कि बस लिट्टी कहां लियो और खेल लियो। और शहर में क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा खिलाया जाएगा। तो खो में भी कहीं लकीरें खांस लियो और खेल लियो। तो खो खो गांव में शहर में दोनों जगह, तो कबड्डी भी डोली, खो खो भी डोलो, लेकिन खो खो महिला से, ठीक है। क्रिकेट में भी कहीं गुंजाइश है, कहीं भाई बड़े स्कूल को ग्राउंड पड़े है, अच्छा मतलब गौचरो पड़े है, खेल लो क्रिकेट कड़े खेल लीजिए। तो क्रिकेट भी गांव में शहर में दोनों जगह खिला दिया। और वॉलीबॉल में कहीं एक नेट बीच में कहा छोड़ दो दम्बीड़ अडीन उडीन दे वॉलीबॉल में, है ना, वॉलीबॉल का आदमी झुंझुनू, है ना, ठीक है। तो जो वॉलीबॉल में नेट लगाना है, बीच में 2 पोल गाड़ने, नेट लगाना, बस कुछ नहीं चाहिए, ग्राउंड नहीं बनाना। तो ये वॉलीबॉल भी खिला दिया। अब बात आती है शूटिंग बॉल दोस्तों, पुरुष। अब दोस्तों बास्केटबॉल ये शहरी है।
अब दोस्तों इनको बास्केटबॉल खिला रहे हैं। अब बास्केटबॉल का ग्राउंड गांव में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बास्केटबॉल वो टोकरी में खिलाने वाला, वो समझ रहे हो ना, उसके नीचे पूरा पक्का बना होता है एकदम से, है ना। तो पक्का कटे बना गाँव का, मैंने वैसा बन तो खेल भाषण दे जाऊँ, है ना, ठीक है। तो कहीं गिरला बास्केटबॉल तो शहर वाला ने खिला दिया, तो आन कहीं खिला वाला गाँव वाला ने कह दिया मकीज ना कि सबसे ईजी खेल क्या होता है, शूटिंग। कहीं करला एक बोर्ड टांग देवला, ई पर लगा दिया ओ गोलो लाल ओ पीलो और ई पर टकाणु जरा भाई, बस इन कहीं लागी लाला, एक बंदूक लागी, देर खड़ो कर दिया और एक बोर्ड लागियो, वो क्यों खेल, तो गवान खिला दिया शूटिंग बॉल पुरुषान, बताओ भाई। और अडीन तो बास्केटबॉल खिला रहे देख रहे, तो शहराला कौन खिलाया, कि शहराला तो ऑलरेडी खेल रहे, मजा ही ले रहे। फुटबॉल कड़े खेल लो, फुटबॉल पुरुष इधर फुटबॉल महिला पुरुष दोनों, तो फुटबॉल कड़े खेल लो। फुटबॉल में कहीं चाहिए, ग्राउंड चाहिए, पक्को कौन चाहिए, सीधो गार्डन टाइप में घास फूस हो, न तो भी चाले गोडा फुटला, तो नेता थोड़ा फुटला खिलाड़े फुटला, ठीक है ना। तो फुटबॉल दोनों जगह खिला दिया। और दोस्तों अब देखो साथ साथ रस्सा कस्सी महिला और एथलेटिक्स दौड़, देखो शहर में क्या होता है, एथलेटिक्स दौड़, भाई साहब एथलेटिक्स और दौड़ के लिए कहीं चाहिए, एक कहीं चाहिए ट्रैक चाहिए, है ना। तो ट्रैक तो दोस्तों गाँव में तो नहीं अड्डा से। और दोस्तों ग्रामीण में क्या कर दिया, ग्रामीण में तो लुगान दे दिया भाई, जो महिला ना कि जो रस्सी पकड़ खाचो मैम कहा जो रागो कैसे स्टेडियम बनाना चाहिए। लेकिन इसका तो एथलेटिक्स का तो स्टेडियम चाहिए, एक रनिंग ट्रैक चाहिए भाई, मोच वोच ना है, वो 400 मीटर का 500 मीटर का, तो ग्राउंड ये तो शहर वालों को ही खिला दिया। और रस्सा कसी में क्यों जोर को ना है भाई, एक रस्सी लानी से दे दिए लो खेल लो भाई, लुगाई कटे खांच वाला लग जाए, लेकिन ग्राउंड में सड़क पर बस कोई स्टेडियम, तो कॉमन सेंस अधिकारी है भाई। अब एक अधिकारी की तरह से सोचो कि कौन सा खेल गांव में खिलाया जा सकता है, कौन सा शहर में खिलाया जा सकता है ना, इस बार से। अब आगे आ जाओ भाई, तो ये बस खेल याद हो गया। अब हम जीतवा का देख लो भाई साहब, तो कबड्डी में तो कौन जीत लो भाई साहब, जयपुर जीत लो, फीमेल में तो जयपुर लुगाया, कबड्डी में जयपुर की लुगाया जीत ली, और आदमी हम चूरू का जीतला। खो खो दोस्तों नीम का थाना ले गया, खो खो महिला है, नीम का थाना जीत गया भाई, खो खो नीम का थाना। क्रिकेट में कौन जीत लो, चूरू मेल में, फीमेल में हनुमानगढ़ जीत गयो। वॉलीबॉल में दोस्तों चूरू जीत गयो, ज्यादा पूरा न पढ़ना। और सर्वाधिक मेडल ये ध्यान आ, सर्वाधिक मेडल कौन जीत लो, हनुमानगढ़ जीतला, क्योंकि हरियाणा को असर से और हनुमानगढ़ खेले से ज्यादा तो वो जीते ला भाई, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, होता है ना वो जो संगत का असर आता है, तो वो टच में है ना, तो हरियाणा वाले वैसे खिलाड़ी ज्यादा होते हैं, उधर थोड़ा ज्यादा ही रहता है चढ़ा खेलने का खेलने का चढ़ा है देखो आगे आ जाओ भाई। अब देखिएगा 67वां नेशनल स्कूल गेम्स हुआ दोस्तों, ये कहां हो रहा है दोस्तों, राजस्थान में पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 67वां इस नेशनल स्कूल गेम्स, नेशनल राष्ट्रीय स्कूल गेम्स जो हो रहे हैं वो राजस्थान में हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। 67 वाले गेम जो है वो राजस्थान में हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में हो रहे हैं बस। छठा युद्ध महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब मैं बता की बार थोड़ी देर पहले, सबसे इजी खेल होता है क्या, लियो और भाई शूटिंग, एक 50-60 हजार की पिस्टल आई है, लियो और नशा टकावा लाग जाओ, रोजिना दिन में 4 घंटा करो, के अंदर से टका लो, सही निशाना लगेगा ना, सबसे इजी भाई। जोर जिस खेल में आता है ना वो आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग पता है ना, मेरी कॉम का मुंह देखो आप, पूरी हर जगह चोट है उसके। लवलीना का देखो, वो भी मुक्केबाज है, रजत पदक लेके आई एशिया खेल में, तो उनका मुंह भाई, बॉक्सिंग के लिए आपका मुंह पे चोटें पड़ती है, खानी पड़ती है, दांत तो उसे ब्लड आता है, तो ऐसा खेल कौन नहीं खेलना चाहेगा। आप खेलोगे तो बहुत कम लोग खेलेंगे, तो दोस्तों देखिएगा। लेकिन आजकल के जवान खेल रहे हैं, तो युद्ध महिला है, युद्ध महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें दोस्तों भोपाल में हुआ ये, और खुशी पूनिया। वैसे तो दोस्तों बॉक्सिंग में क्या होता है, फेस पे चोटें पड़ती है, तो फेस की जो खुशी स्माइल है वो गायब हो जाती है, आपको भी पता है ना। मेरी कॉम का फेस देख लो भाई साहब, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि फेस आपका आपकी सुंदरता से नहीं चमकना चाहिए, आपके कार्य से चमकना चाहिए, जैसे मेरी कॉम का चमक रहा है ना, पीटी उषा का चमक रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, खुशी ने सोचा क्या है ये, खुशी तो ये चंद दिनों की है, स्माइल तो ऐसा काम करो ना बॉक्सिंग खा के। तो खुशी पूनिया ने दोस्तों क्या कर दिया, खुशी पूनिया ने भरतपुर की रहने वाली है, 81 किलोग्राम में स्वर्ण पदक दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता इसने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉक्सिंग में, कोई खेलता ही नहीं, राजस्थान की बॉक्सिंग खिलाड़ी बहुत कम है, क्योंकि भाई साहब मुंह से खून आया है, समझ रहे हो, स्माइल गायब हो जाए, चेहरा की मुंडा पर पड़े तो, लेकिन इसकी स्माइल है क्योंकि इसने अपने काम से चौंकाया दोस्तों। खुशी ने गोल्ड मेडल लाया बॉक्सिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता भाई साहब, तैराकी प्रतियोगिता। अब तैराकी में आ जाओ भाई साहब, ये भी बड़ी तगड़ी है। सीनियर तैराकी एक है जूनियर तैराकी। सीनियर जिन का सीनियर आदमी जो 30+ भी तैयारी कर रहे थे, एक जूनियर है जो 25 का माड़ा 26 साल की उम्र में भी जूनियर है। वैसे तो वो भी सीनियर हो गए,
25 से कम वालों को जूनियर कह सकते हैं वैसे, है ना। तो सीनियर लोगों में तैराकी प्रतियोगिता होती है हैदराबाद में। तो राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी है योग्य सिंह, जोधपुर में। अब आप सभी को पता है आदमी तो फिर भी तैरबो सीख ले, तालाब में ना बजाए बस घाट बजाए तो तालाब में ना आई ये आदमी सीख जाए, लेकिन महिलाओं को कौन भेजेगा तालाब में, कोई कौन भेजे भाई, है ना। तो कोई आदमी योग्य था ही नहीं, सिर्फ एक योग्य थी। तो राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी थी जो इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन, योग्य। तैराकी के योग्य सिर्फ एक ही थी, योग्य सिंह। तैराकी के योग्य एक ही थी, सिर्फ योग्य सिंह। बाकी तो और भी अर्जुन लाल जाट है जैसे, है ना, वो आदमियों में तो बहुत है। और युग चलानी दोस्तों ये थे उदयपुर के रहने वाले, ये नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांसे लेके आए थे और इन्होंने और भी बहुत सारे मेडल जीते हैं दोस्तों। इसने भी बहुत सारे मेडल जीते हैं, मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ इसने मेडल जीते हैं। इसने जीते हैं दोस्तों, एक तो उड़ीसा में गोल्ड जीता था, है ना, जूनियर में। ये जूनियर खिलाड़ी है दोस्तों, जूनियर दोस्तों। तो उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में भी दोस्तों ऐसे ही तैराकी प्रतियोगिता थी जहां गोल्ड भी जीता था दोस्तों। और 4 गोल्ड, 4 मेडल एक ही खेल में जीतने वाला पहला खिलाड़ी है युग चलानी उदयपुर का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। तो एक तैराकी के तो योग्य एक ही थी, जैसे खुशी थी, खुशी ने अपनी खुशी कुर्बान कर दी बॉक्सिंग में, है ना। ये दोस्तों योग्य सिंह है, एक ही योग्य खिलाड़ी है तैराकी के लिए। और युग चलानी जो है ये मैं पहले भी याद करवा चुका हूं। इसके बाद वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, देखो वर्ल्ड शूटिंग का वर्ल्ड कप हो रहा है, शूटिंग का, और वो भी पैरा वालों का, दिव्यांग वालों का स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप दोस्तों। तो ओजिसोल क्रोएशिया में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप है भाई, हिंदुस्तान में थोड़ा नहीं होगा। और अवनी लेकरा ने यहाँ भी 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीत लिया। और कहीं चाहिए भाई, पैरा है ना, तो पैरा में तो अवनी लेकरा हो ही, जड़े पैरा बड़ा बड़ा अवनी लेकरा, पैरा ओलंपिक, पैरा खेल, पैरा एशिया कहीं भी हो, अवनी लेकरा तो बस इसके पर्याय बन गई है। जयपुर की रहने वाली है ये, इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अब आता है इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता। इसमें दोस्तों ये चांगवान कोरिया में आयोजित होती है। राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है, आश्रिता सोनी। आप कहोगे सर इसमें अवनी लेकरा कहाँ गई, भाई ये पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता है, पैरा नहीं है। पैरा नहीं है तो क्यों आएगी भाई अवनी लेकरा। ये अगर आपको ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग चलेगा ना तो ये आप मार सकते हो, कई बार दे देगा अवनी लेकरा और पैरा नहीं पूछ रहा है, और फिर भी बच्चे अवनी लेकरा को मार देंगे कि ये तो जीतेगी। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ ले ढंग से, ऐसे क्वेश्चन निकल जाना है ना। तो राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी जो है दोस्तों वो आश्रिता सोनी है, जोधपुर, इसने पार्टिसिपेट किया दोस्तों, ठीक है, महिलाओं का था। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों अंडर 15 दोस्तों 15 सालों कमाड़ा की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई जॉर्डन के अम्मान शहर में। वहां पे अश्विनी वैष्णव, एक मंत्री भी है, वो नहीं है, अश्विनी वैष्णव भीलवाड़ा की रहने वाली ने भाग लिया था दोस्तों, है ना। और इसने क्या किया दोस्तों, एशियाई चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती, अब एशियाई खेल में समझ लेना, कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है जिसमें इसने गोल्ड जीता था। किसने, अश्विनी वैष्णव। तो इंपॉर्टेंट होता है कुश्ती में, जैसे कुश्ती की वो नहीं है अभी साक्षी मलिक चल रही थी जिसने अपना मेडल लौटा दिया और वो ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन करके वो संन्यास ले लिया था, वो कुश्ती से ही है साक्षी मलिक। उसी प्रकार से राजस्थान की साक्षी मलिक हम किसको कह सकते हैं, अश्विनी वैष्णव को, ठीक है, जो कुश्ती में क्या लेके आई, गोल्ड लेके आई। क्लियर है। आगे चलते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। भाई वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाने से, देखिए वजन उठा वेट लिफ्टिंग भाई, अगर टस अगर, है ना, जिम में भी देखा होगा कई लोगों को, है ना। तो वही है दोस्तों, तो ये कहाँ हुई थी, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा यूपी में पड़ता है ये। वैसे ग्रेटर नोएडा तो दिल्ली के करीब है, कई बार लोग दिल्ली लिख देते हैं, और मैं तो हैरान रह गया जब बड़े बड़े टीचर भी इसको दिल्ली लिख देते हैं, ग्रेटर नोएडा, क्योंकि दिल्ली में पड़ता है। नहीं रे, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों, केशव बिस्सा ने बीकानेर का सिल्वर मेडल लेके आया, है ना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, केशव बिस्सा, जो बीकानेर के थे, राजस्थान के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, केशव बिस्सा ने किया, जो राजस्थान बीकानेर का है, और सिल्वर मेडल लेके आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। अब सर इन्हें याद किया करा, अरे भाई वेट उठा रही है, वेट का तो उठा रही है 10 किलो 20 किलो 40 किलो 60 किलो 80 किलो, सर कत्तो उठाए रहे, अरे 20 किलो उठाए रहे बिस्सा, 20 किलो बस वेट लिफ्टिंग 20 किलो हो गया ना, थकना थोड़ा नहीं है, ठीक है, सिल्वर लेके आया था। इसके बाद देखिएगा, हाँ ये एक सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल जो होते हैं इंडिया लेवल पे सबसे बड़े खेल यही होते हैं दोस्तों, ठीक है, राज्यों के बीच। तो 36वीं राष्ट्रीय खेल हुए थे, वो तो गुजरात में गई साल हो गए थे, जिसमें राजस्थान का कौन सा रैंक था, राजस्थान का 20वां रैंक था, ठीक है। ये तो गुजरे जमाने की बातें हो गई।
अब दोस्तों जो हाईलाइटेड है 37वें राष्ट्रीय खेल वो है गोवा में, जो इस साल हुए 2023 में, और अगले साल उत्तराखंड में होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं 37वें खेलों की। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है वो गोवा में हुए थे, मोदी जी ने उद्घाटन किया था 2023 में। इसमें पूछा जाता है राजस्थान की रैंक कौन सी है, पहली रैंक पे कौन है, तो देखिएगा महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे है। सर्विसेज दोस्तों, सर्विसेज जो है सेवा जो होता है वो सेकंड रैंक है, हरियाणा तीसरी रैंक पे, राजस्थान 13वीं रैंक पे है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कौन सी रैंक पे है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था, 36वें, ये नंबर ध्यान रखना 36वें, क्योंकि यहाँ पे 37वें, क्योंकि 36वां गुजरात में गई साल हुआ था, उससे 20वीं रैंक थी राजस्थान की। अब की बार 37वां हुआ है गोवा में और अगले साल उत्तराखंड में होगा, तो 37वां है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की रैंक कौन सी है दोस्तों, 13वीं रैंक है दोस्तों, ठीक है। 37 में 13 जोड़ दो 50 हो जाएगी, बराबर हिसाब बराबर, ठीक है। 13वीं रैंक है हमारी, 13वीं रैंक है। अब हमने मेडल कितने जीते भाई, मेडल कितने जीते देखो भाई, हमने मेडल कितने जीते, देखो 66 मेडल जीते, ज्यादा जीते या कम जीते, ये देखो 66 मेडल है ना। तो दोस्तों ये गोल्ड है, 14 हमने क्या जीते, गोल्ड जीते, 14 तो गोल्ड जीते, रुक जा रहा है क्यों तो करिए जाए, ठीक है। देखो ये गोल्ड जीते, ये 18 सिल्वर जीते और 34 क्या है, ये ब्रॉन्ज जीते, तो टोटल 66 जीते हमने। टोटल पदक दोस्तों कितने जीते, टोटल 66 पदक, रैंक 13वीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब बात आती है 37वें राष्ट्रीय खेलों को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, तो एसबीआई बैंक कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्पॉन्सर कर रहा था। कुल खेल इसमें 43 थे, लेकिन नए खेल शामिल किए गए, पहले 40 थे, अब की बार 43 कर दिए। तो नया कौन सा भाई साहब, सतोलियो, सतोलियो याद आ गया, ए भाई साहब ठीक है जमाए जाना बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7, एक गबूर वाली मोजा का मैन गाल गबूर अकेले जा, कौन कौन खेले भाई कमेंट कर दीजिए, है ना। और एक दे जा सतोलियो, तो भाई सतोलिया दे दिया जिन शामिल कर लिया, ठीक है। ये दोस्तों रोल बॉल होता है ना, ये रोल बॉल होता है। और एक गतका, गतका दोस्तों सिक्कों की एक परंपरा है, वो डिशुम डिशुम वाला नहीं है, इस प्रकार का एक खेल है ना, मतलब एक आर्ट कला है उसको, तो गतका को भी, रोल बॉल को भी और सितोलिया को भी, इनको शामिल कर लिया आपकी बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि नए खेल शामिल किए गए। तो सतोलियान शामिल कर लिया जाए, वो ध्यान रखियो, गतकान कर लिया जाए, रोल बॉल कर लिया जाए, और सतोलियो तो आपने खेले जो बचपन में, इम तो मायर जा भाई साहब आपा ना जी बोला है जी नीचे बैठ जाए जाना, ठीक है। तो पहली बार शामिल है, कौन कौन खेले भाई बता दीजिए। और मोगा कौन, शुभंकर क्या था दोस्तों, मोगा, शुभंकर क्या है, मोगा, है ना, मजो आई जा नहीं है, समझ लीजिए मजो मोगा मोगा, है ना, मजो आयो राष्ट्रीय खेल हम, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में कौन कौन जीते देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का, है ना, राजस्थान के नाम देखते हैं कौन कौन है, तो देखते हैं। देखो भाई 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान है, तो आप सभी को मैंने बताया अभी भी कि 14 स्वर्ण जीते, 18 रजत जीते, 34 कांस्य, कुल 66 पदक जीते और 13वीं रैंक थी हमारी, है ना, 13वां स्थान रहा। राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल का चीफ डेमिशन मनमोहन जायसवाल, है ना, मनमोहन जायसवाल को चीफ बनाया गया। राजस्थान की पदक विजेता, है ना, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन कौन है, स्वर्ण पदक, तो 14 स्वर्ण है, 14 स्वर्ण है ना, तो 14, रैंक हमारी क्या थी 13, रैंक क्या थी 13 और स्वर्ण कितने 14, तो याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है। 36 वाले भूल जाना, 37 वाले याद रखना है, 36 वाले गुजरात में होते, 37 वाले गोवा में। स्वर्ण पदक दोस्तों रवि चौधरी ने, मोहम्मद इस्लाम ने, निकेत जहांगीर ने, ये भारोत्तोलन में वजन उठाने में, वेट लिफ्टिंग में 81 किलोग्राम में ये 4 मेडल आए दोस्तों। एक थी वुशु टीम दोस्तों, वुशु में 4 स्वर्ण आए, कौन कौन, नीतिका बंसल है, मुकेश चौधरी है, तौसीफ हसन है, नीलम चौधरी है, ठीक है। इसके बाद आर्चरी कंपाउंड में स्वाति दूधवाल है, प्रियंका मीणा है, प्रिया गुजर है, कृति स्वामी है, आराध्या चोपड़ा है। जूडो में आराध्या जूडो अच्छा बनाती है, जैसे हेमांग जेशवाला मांग जूडो में, वो भी आपको पता है। अदिति पेनोक्सिलाट, उसके बाद सुनील जाखड़ तलवारबाजी, रोल बॉल है, पुरुष वर्ग टीम शहादत, ये सिर्फ रजत पदक तो रजत चौहान तीरंदाजी वाला रजत ही जीतेगा, रजत चौहान रजत ही जीतेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको आ जाए तो ध्यान रखना, ये तो ऐसे हट जाएगा। करण सिंह तलवारबाजी में रजत, मंजू बाला ने हेमर थ्रो में, ताइक्वांडो में जनरल, ये सब रोल बॉल महिला टीम, महिला सतोलिया टीम ने भी रजत पदक जीते, ध्यान रखना। सतोलियो महिला सतोलियो टीम रजत पदक मतलब सिल्वर जीत रहा है, मैं आपने लू गया, ठीक है। और रामोतार जाखड़ राजस्थान में ओलंपिक के अध्यक्ष है रामोतार जाखड़, ठीक है। तो सतोलिया टीम महिला टीम सिल्वर जीत के आई है और अभी शामिल करेगा अभी। इसके बाद एक और खेल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लुगाया कहते हैं, चमक जाता वाला रहते, देखिए दिया करें ना मारवाड़ी में लुगाया ना, कोई दिल पर मत ले लीजिए भाई कि सर लुगाया क्या कह दिया, महिला के लिए एक ही बात है ना, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, 5वें, ठीक है।
छठवें कहाँ होंगे? तमिलनाडु में होंगे 2024 में, और पहला हरियाणा में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा हरियाणा लगातार टॉप पे था इसमें, लेकिन उसके बाद इसकी टॉप साइड छिन गई। तो दोस्तों एमपी में हुए थे अभी इस बार, और दिल्ली में भी कुछ मैच खेले गए थे। इसमें फर्स्ट रैंक है वो महाराष्ट्र की है, देख रहे हो। तो जो 67वें राष्ट्रीय खेल हुए, 37वें राष्ट्रीय खेल हुए, उनमें 37वें राष्ट्रीय खेलों में टॉप पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे सर्विसेज थी, तीसरे पे हरियाणा था। यहां भी महाराष्ट्र टॉप पे है, यहां भी महाराष्ट्र टॉप पे है, लेकिन 5वें खेलो इंडिया हरियाणा दूसरे पे आ जाएगा क्योंकि सर्विसेज यहाँ पे नहीं है। तीसरे पे मध्य प्रदेश मेजबान था तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मेजबान तो थोड़ा जीतेगा ही। और चौथे पे राजस्थान आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान इसमें 48 मेडल जीते टोटल, 19 गोल्ड जीत के आए, 10 दोस्तों क्या जीत के आए, सिल्वर जीत के आए, और 19 ब्रॉन्ज जीत के आए, ठीक है, टोटल 48। वहां पे 66 थे, है ना, वहां पे 66 थे। तो 37वें गेम जो थे, 37वें राष्ट्रीय खेल थे, उनमें हमने 66 मेडल जीते, 14 गोल्ड जीते, है ना, और रैंक हमारा 13वां था, ठीक है। और दोस्तों ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, 5वें, इनमें हमने 48 पदक जीते, ठीक है। 48 में से गोल्ड कितने हैं? 19 गोल्ड है। और दोस्तों रैंक कौन सा हमारा? 4th रैंक, है ना, 4th रैंक, ठीक है, 4th रैंक। एशियाई खेलों में भारत का 4th रैंक था, यहाँ पे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से राजस्थान का 4th रैंक है, ठीक है। ये बात थी, मिक्स मत कर देना भाई, ये दो ही खेल इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, जहाँ पे राज्यों की रैंकिंग आती है। तो एक में तो राज्यों की रैंकिंग राजस्थान की 13वीं है, एक में 4थी है, ठीक है, याद रहेगा। तो जो 5वां है उसमें 4थी है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4थी है, वहां नंबर ज्यादा है, 37वां है, तो वहां पे 13वीं रैंक है। पिछले सालों से 30 वाले में 36 वाला था गुजरात में, उसमें 20वीं रैंक थी। ये रैंक पूछा जाता है कई बार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की 4थी रैंकिंग है, 4थे नंबर पे रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 45वां जूनियर बालक, दोस्तों 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडलूम, अब हैंडबॉल, तो दोस्तों हैंडबॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय लेवल की हो रही है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बांसवाड़ा में हो रही है, राजस्थान में, तो बांसवाड़ा में आयोजन हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीता किसने इसने? वही हरियाणा जीत ले जाएगा, हमें एक गोल से हरा जाएगा। हरियाणा ने राजस्थान को 1 गोल से हराया, राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट, क्लियर है। तो 45वां जूनियर बालक, जूनियर छोटा बालका की हैंडबॉल टूर्नामेंट हुई जी राष्ट्रीय लेवल की बांसवाड़ा, जिन्हें हरियाणा जीत लेगो, 1 गोल अपन हरा लेगो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कहाँ आयोजन हुआ? बांसवाड़ा में, क्योंकि राजस्थान में आयोजन हो रहा है भाई नेशनल लेवल का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जनगणना की क्वेश्चन भी करेंगे आगे दोस्तों। जनगणना क्या वो क्या रहे, 16वीं विधानसभा के चुनाव। अंडर 23 एथलेटिक्स क्या कहता है? अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप चंडीगढ़ में आयोजन हुआ। और दोस्तों हमारा धर्मवीर जाखड़ है, वो रजत पदक लेके आता है दोस्तों। कौन सा? सिल्वर मेडल। दोस्तों वो धर्म और वीर की जोड़ी नहीं होती, वो पिक्चर में भागते हैं, धर्मवीर आ गया भाई साहब, है ना, तो भागने में ही 400 मीटर में धर्मवीर क्या लेके आया? रजत पदक लेके आया, ठीक है। तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हमारा धर्मवीर बहुत भागा, 400 मीटर में रजत लेके आया, ठीक है। इसके बाद साउथ एशियन चैंपियनशिप दुबई में आयोजित हुई, जिसमें ऋषभ जैन बैडमिंटन में स्वर्ण लेके आया। तो ऋषभ जैन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। ऋषभ स्वर्ण लेके आया, ठीक है। 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप, भाई साहब युवा शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज वही वाला खेल जिसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, राजा रानी को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। देख दो शतरंज में, है ना, वो जो दिमाग का खेल है वो टेबल पे इधर से उधर घोड़ी चाल चलते हैं ना, वो वाला। तो शतरंज के लिए तो भाई साहब दिमाग लेना पड़ेगा, दिमाग में तनाव लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा नहीं कि शूटिंग कर ली, कबड्डी खेल ली, दिमाग का खेल है, दिमाग पे तनाव लेना पड़ेगा। तो कौन जीतेगा भाई? 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर भी जीत लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई। 400 नूर चांदी दोनों लिया छोरी तन्वी त्रिवेदी। मैंने कहा था तन्वी, मैं कह सकता हूं तन्वी को तनाव आ रहा है, तन्वी तनाव एक सेम फीलिंग आ रही है ना। तो शतरंज खेल ही ऐसा है, दिमाग की नसें खिंचती है, जैसे याद कराने के लिए खिंचती है। जनगणना याद करवा दिया है, फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे है, सेकंड पार्ट ऐप पे है, और आर्थिक समीक्षा तो सबको फ्री में मैंने ऐप पे डाल दिया है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी जो है वो गोल्ड मेडल है। तनाव ले लिया इसने, और तनाव तो लेना ही पड़ेगा। फिर हमने लेकरा के बारे में, जयपुर की है, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया।
2022 में पद्मश्री दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया गया, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता, एशियाई खेलों में गोल्ड जीता। जहां भी देखिए गोल्ड गोल्ड मार देना है, जहां सिल्वर दिख जाए वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गोल्ड तो इसके नाम के साथ जुड़ा ही है भाई साहब। ठीक है, इनका एक सड़क दुर्घटना हो गई थी दोस्तों, इसलिए ये थोड़ी सी दिव्यांग हो गई, और उसके बाद देख लो तो इतिहास रच दिया है ना। पुरस्कार एवं सम्मान आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक पिछले साल तो अनीता बघेल थी दोस्तों, अजमेर दक्षिण से है 2023 में, और इससे पहले दोस्तों अमीन खान शिव बाड़मेर से 2022 के थे सर्वश्रेष्ठ विधायक। अब तो यहाँ से दोस्तों कौन है, कौन है राव साहब क्या कहते हैं उनको, राजेंद्र क्या नाम है, रविंदर सिंह है ना, हाँ वो जीत गए अब तो। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 श्रेष्ठ बुनकर है अब्बास अली केथुन कोटा के, और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला है गोपाल प्रसाद शर्मा को। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, तो इनोवेशन राजीव गांधी के नाम से इनोवेशन अवार्ड राजस्थान सरकार कांग्रेस ने शुरू किया है ना। तो किसको देगी भाई साहब, जो हिलालाल शास्त्री कांग्रेस की थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी थे और वो सब, तो उन्होंने एक संस्था की, ये तो वो सॉरी फलिका इंडिया अवार्ड है, तो फलिका इंडिया कंपनी को दिया गया। कौन, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया, तो इनोवेशन को रहा है, टायर कंपनी है फलिका इंडिया कंपनी, जिसको दिया गया इनोवेशन अवार्ड। कर्षक उपहार तो कर्षक कौन है, प्रदीप को दोस्तों 2.5 लाख रुपए दिए गए, जसवंत को 1.5 लाख रुपए दिए। कर्षक उपहार योजना ये भी गहलोत साहब ने शुरू करी थी, तो प्रदीप को दोस्तों एक किसान है प्रदीप नाम का, उसको 2.5 लाख रुपए दिए गए थे, एक अच्छी योजना शुरू करी थी अच्छे काम के लिए। जसवंत सेकंड रैंक पे 1.5 लाख रुपए, तो प्रदीप को 2.5 लाख मिले, ध्यान रखना किसान है प्रदीप। नेशनल एग्रो पेन्योरशिप अवार्ड दोस्तों ये भी है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार देता है। ठीक है, जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह, जीत्या मांझा है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ के दोनिया, और गाय पर मत बैठ, जीत्या मांझा गाय के सांगड़ मजा मार दे लिए ना, तो जीत्या मांझा जितेंद्र गोदारा दोनों किसान हैं, हनुमानगढ़ के रहने वाले, इनको भी नेशनल एग्रो एग्रीकल्चर से संबंधित पेन्योरशिप अवार्ड दिया गया कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो जितेंद्र है ना, मानवेंद्र है, और देसी गिर गायों में नस्ल के सुधार के लिए, दूध के उत्पादन के लिए दिया गया। इसके बाद स्कोच अवार्ड दोस्तों, तो ये एक स्कीम्स को दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारी जो पालनहार स्कीम है जिसमें 2,500 दिए जाते हैं, वो अलग अलग में कई दफा याद करवा चुका हूँ। तो पालनहार योजना को क्या मिला है, गोल्डन स्कोच अवार्ड मिला है, गोल्डन स्वर्ण है ना, तो गोल्डन मतलब सबसे बेस्ट योजना हमारी जो बताई गई है। वैसे तो चिरंजीवी योजना भी अच्छी है, लेकिन ये कहता है भारत इंडिया सरकार कहती है कि पालनहार योजना है उसको बेस्ट स्कोच अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाती है, तो वो दोस्तों सिल्वर है। उसके बाद सीएम कन्यादान योजना, कन्यादान किया जाता है, तो वो भी सिल्वर लेके आइए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पालनहार योजना को गोल्डन मिला है। ठीक है, इसके बाद राजमाता गायत्री देवी, ये दोस्तों दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है उनकी दादी जी हैं, उनके नाम पे भी पुरस्कार है 2023। तो दोस्तों शिल्प सर्जन संस्थान जयपुर को दिया गया है, और सबका घर सबका आश्रय दौसा में एक स्कीम है उसको भी दिया गया, एनजीओ उसको। तो राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार, ठीक है, ये पहली लोकसभा सदस्य भी थी, महिला लोकसभा सदस्य, और इनके पति जो थे मान सिंह सेकंड, वो राज्यसभा सदस्य रहे थे। मान सिंह सेकंड जो है दोस्तों, जो राज प्रमुख भी रहे थे, वो दिया कुमारी के दादाजी हैं, और दिया कुमारी के पिताजी भवानी सिंह थे, उनके एक ही संतान थी दिया कुमारी, पुत्र नहीं था, तो यही वारिश हुई। इनके एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, पद्मनाभ सिंह जो वर्तमान में राजा है जयपुर के, और इनकी एक पुत्री है। राज्य स्तरीय बुनकर पुरातत्व दोस्तों, ये सारे दोस्तों राजवंश है ना, मैंने याद करवा दिए, जयपुर हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, जीके याद गारंटी पेज में। अगर कुछ जो नहीं किया है तो नीचे लिंक है, सारा जीके में याद ही करवाता हूँ जीके याद गारंटी पेज में, जिससे खनिज जनगणना भी अभी करवाई थी वहाँ, सारा वैसे ही पूरा जीके याद करवा रहा हूँ। ठीक है, और स्पेशल मैं कह दूँ असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए कि सारी आर्थिक समीक्षा 2.5 घंटे की क्लास में याद करवा दी, वो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार 2023 है, तो देखिएगा ये बस्ती देवी है टाकला की, और सबनम को दिया गया कोटा डोरिया साड़ी के लिए। तो बस्ती देवी को फर्स्ट प्राइज मिला है, किसके लिए, बुनकर पुरस्कारों में बस्ती देवी को फर्स्ट, है ना, बुनकर की बस्ती है, बुनकरों की एक बस्ती है, इसे समझ लीजिएगा, बुनकरों की एक बस्ती है, कहते हैं ना कि तुम्हारी बस्ती किधर है, तुम्हारी किधर है, तो भाई बुनकरों की भी एक बस्ती है। ठीक है, आगे चलेगा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2023, तो पिछले वाला भूल जाना, ये ध्यान रखना, इंदर सिंह कुदरत को दिया गया। ठीक है, कुदरत का कह रहा है कि इसको हस्तशिल्प, है ना, किसी की कला होती है ना, कहते हैं ना कि यार तेरे हाथों में तो जादू है, तू ऐसे कैसे बना लेता है, कोई सब्जी भी अच्छी बनाता है तो ना, मैं दही बड़े भी बना लेता हूँ, मेरा फेवरेट है दही बड़ा। ठीक है ना, कोई आओ तो दही बड़े लेके आना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के। तो हाँ, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, तो हस्तशिल्प हस्तकला, तो कोई कहते भाई क्या है सब जादू, भाई बस कुदरत का करिश्मा है। तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, कुदरत सिंह कुदरत को। और बुनकर पुरस्कार, तो बुनकर
बुनकरों की बस्ती है भाई साहब, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, भाई एक शिक्षक से क्या आस की जाती है? मैं एक शिक्षक हूं, मुझसे तुम क्या आशा करते हो कि सर याद करवा दो, बस यही आशा करते हो ना, बस इनसे भी आशा करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो राष्ट्रीय शिक्षक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब अच्छा शिक्षक कौन होगा जिसे जो आशा हो वो पूरी कर दे। तो मैं तुम्हें याद करवाने की आशा तुम्हारी पूरी कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से आशा रानी सुमन, ये की नाम है आशा रानी सुमन, ये तो तीन आगे एक साथ, लेकिन एक ही नाम है आशा रानी सुमन। ये राजगढ़ अलवर में शिक्षक है, खारखंडा विद्यालय में। और एक है शीला आशोपा, ये श्याम सदन जोधपुर की टीचर है दोस्तों। शीला आशोपा का नाम पहले भी सुना होगा, तो इनको फर्स्ट इनको सेकंड, तो आशा आशा, तो दोनों के नाम में आशा है। टीचर से क्या आशा करते हो? एक अच्छा शिक्षक कौन है जिसे तुम आशा करते हो पूरा कर दे, जैसे मैं याद करवाता हूं। तो इनसे भी कुछ आशा थी बच्चों की पूरी हो गई, तो आशा नाम में ही आशा, तो आशा को फर्स्ट मिला। और शीला आशोपा, इसमें भी तो आशा है, आशोपा आशोपा आशोपा, तो आशा है ना भाई, आशोपा आशा, तो आशा आशा, बस शिक्षक से आशा ही होती है कि अच्छा पढ़ाए, तो दोनों को बेस्ट प्राइज मिलेगा। क्लियर है, याद हो रहा है, भूलना नहीं है भाई। इसके बाद है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। तो भाई स्मार्ट सिटी में तो भाई साहब धुआंधार तरीके से हम तीसरी रैंक कर रहे हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी में हमको तीसरी रैंक मिला है। पहला तो एमपी आप सबको पता है, इंदौर तो संस्था में भी लगातार 5-6 साल से टॉप पे है ना, संस्था में इंदौर टॉप पे रहता ही है। फिर दूसरे पे तमिलनाडु है, राजस्थान तीसरे पे है। और ये दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, है ना, द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, द्रौपदी महाभारत वाली में समझ जाना। नॉर्थ जोन कैटेगरी में उदयपुर पहला। अब दोस्तों नॉर्थ जोन अलग अलग जोन में डिवाइड है ना हिंदुस्तान पूरा, तो नॉर्थ जोन मतलब उत्तर भारत, उत्तर भारत में दोस्तों उदयपुर, आप सभी को पता है भाई, अंबानी अडानी सब आते हैं शादियां करने यहाँ पे, तो ये टॉप पे होगा। तो उदयपुर को फर्स्ट रैंक मिली है नॉर्थ जोन में, और वैसे राजस्थान की तीसरी रैंक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैं कहूँ कि ये छपेगा निकट भविष्य में बारंबार क्वेश्चन, अभी तक मैंने नहीं बोला है और अब बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम समझ रहे होंगे, है ना। श्रेष्ठ पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, 25 सितंबर को श्रेष्ठ पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार। आप कहोगे सर ये तो किसी किले को दे देते, किसी झील को दे देते, है ना। दोस्तों एक है मेनार गांव, ये चित्तौड़ में नहीं उदयपुर में पड़ता है ना, उदयपुर में पड़ता है। जो यहाँ के हैं भाई कमेंट कर देना। मेनार गांव, यह प्रवासी पक्षी आते हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक रामसर साइट है दोस्तों, और इसको दोस्तों रजत पदक मिला है, नॉट सिल्वर, है ना। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में रजत पदक मिला है मेनार गांव को, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे विदेशी सेनाली भी जाते हैं, प्रवासी पक्षी भी आते हैं, एक नया डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है ये पर्यटन के लिहाज से, इसलिए पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये निकट भविष्य में पूछा जाएगा, 3 स्टार मान लेना दोस्तों। मेनार गांव उदयपुर में है, रजत पदक। एक आता है नौरंगाबाद गांव, करौली में है, ये कांस्य पदक ले गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेनार गांव, ठीक है। ये भाई छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कल एग्जाम देते जाए देख जाना कि मेनार गांव को पर्यटन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद हमारी जनाधार योजना भी चर्चा में है, जिसको डिजिटेक कॉन्क्लेव गोवा में दोस्तों गोल्डन अवार्ड मिला है। जनाधार सबको पता है, जनाधार के बिना कहीं गुनो, है ना, सब चीजें जनाधार से लिंक हो रही है। इसके बाद ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड तो जल संसाधन विभाग को दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी के नाम से सद्भावना पुरस्कार राजस्थान सरकार चलाती है, जो वनिस्थले विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री ने बनवाया उसको दिया गया, ठीक है दोस्तों। और तंबाकू कंट्रोल, जो सुट्टाबाज हमारे है ना, चाय की तड़ी पे तैयारी करते करते, आप सभी को पता है, मैं कई बार कहता रहता हूँ कि सुट्टा नहीं पीना चाहिए, नशा कोई भी हो गलत है। तो जो चाय की कई बच्चे तो ऐसे हैं दोस्तों जिनको सुट्टा ना पिए चाय के साथ तो नशा ही नहीं आता है ना, चाय के साथ साथ सुट्टा कंपलसरी हो गया उनके लिए। तो बस सुट्टा को, टोबे को, मतलब तंबाकू को छुड़ाना है, तो टबाकू कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और राजस्थान को इसके लिए फर्स्ट रैंक मिला है दोस्तों, है ना। राजस्थान को तंबाकू छुड़ाने के लिए पहला रैंक मिला है, ये ध्यान रखना है ना। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, यहां तक का करंट अफेयर्स आना है, तो याद करवाना मेरा मकसद बनता है, आपको बताना कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान मतदान हुआ 26 नवंबर 2023 को, बच्चे को पता है, क्योंकि 23 नवंबर को क्या आएगी जी, देह उठनी 11 सारा जिम्बा में बिजी जा, और राजस्थान पता जो भाई साहब जिम्बो पे लीजिए, बुआ जी का के लिए कन्यादान न करिए चोरी के, है ना। तो भाई साहब ब्याह में जाता चुनाव क्या करता भाई, हमारे राजस्थानी में शर्म के मारे होते हैं, मगर शादी में जाओ या ना जाओ, खाना खाओ या ना हो, लेकिन कन्यादान आंधड़ी टाइम पे पूछनी चाहिए, नहीं पूछी तो बस फिर खट्टा पट्टा, है ना। तो इसलिए सरकार को पता चल गया देह उठनी है भाई, हर घर घर में शादी होती है, घर घर में नहीं होती, हर आदमी को जिम आता है उस दिन, तो है ना। तो जिमड़ने जाया करते हैं, तो 25 नवंबर को हो गया, 23 तो था, तो 25 नवंबर को कर दिया, 2 दिन आगे बढ़ा के।
16वीं विधानसभा के चुनाव थी, ध्यान रखना 16वीं विधानसभा वर्तमान में। मतदान प्रतिशत ये पूछा जाएगा 75.45, 75.45, 75.45। आंखें हम बसा लीजिए, हाथ पर लिख लीजिए बोले, अड्डा ऊंचो कर अड्डा लिख लीजिए बोले एग्जाम में। सॉरी ऐसी मैं नई राय नहीं देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं परसेंटेज भी दे देगा आगे 45। तगड़ा मुद्दा है। और लास्ट टाइम से पिछली बार से 0.74% की वृद्धि हुई दोस्तों। कितनी वृद्धि हुई? 0.74% की वृद्धि हुई। वैसा वृद्धि हुई जी, बार ज्यादा वोट पड़े थे। जब जब सरकारें चेंज होती है ना भारी बहुमत से, तो वोट ज्यादा पड़ते हैं। अब पुरुष कत्ता वोट पड़ा तो पुरुषों का 74.53 पड़ा, महिला कत्ता पटकी 74.72 पड़ी और महिला अधिक पड़ी। भाई साहब ध्यान रख लीजिए, लुगाया ज्यादा वोट दीजिए पुरुषों से ज्यादा। लगातार 3 चुनाव से हो रही है। 2013 में भी आ हुई जी, 2013 में लुगाया ज्यादा दी, 18 में भी ज्यादा दी और 23 में भी ज्यादा दी। लगातार 3 विधानसभा चुनाव से लुगाया ज्यादा वोट दे रही जी। को कारण भी है भाई साहब, क्योंकि मैं बिना कारण कोई चीज बताता ही नहीं हूँ। क्यों? आदमी तो था का साथी कहीं जे 12 पटवा चल गया, धंधो करवा चल गया, कौन जाओ लो रे यार, कोई भी चीज जाओ लो, कहीं फर्क पड़े जे, है ना। अपन के खा बंद होला, किसी ऑटो पटक बावला, लेकिन लुगाया तो घर संभाला जे ना, वो तो घर ही रिया करे जे, तो घर 4 बंद ले जाए जे, फुकट की गाड़ी जाए जे, बेटर बोर्ड दरा ले जे कि चल जाए जे, कोई के साथ दे रहा जाए जे। और आदमी और भाई दिल्ली बैठे जो 2000 तो किराया लग लो, कौन चला यार एग्जाम बाड़ो जे, घर जा रहा हो ना, 100 रुपया जाबा लगला, 100 रुपया बागा और घर और कहीं खर्चो जाए टाबरा ले चलना, कौन चला यार वोट का देवा कहीं पड़े। यहाँ घर आदमी तो 12 रे बाड़ा रुक जाए जे, लुगाया 12 कुंदरे था नहीं बतो जे, कमी रहे जे, तो बत्तो ही फर्क चढ़े, तो लुगाया का वोट ज्यादा पड़ा जे, कत्ता 74.72 पड़ा जे। ठीक है, इशू ज्यादा मत कर दीजिए, एवरेज वो। ठीक है, सर्वाधिक, अब सर्वाधिक मतदान कड़ा बोलो तो भाई साहब सीधी सी बात है, जड़ा का मतदाता कुशल मंगल होला, बड़ा मतदान होलो। अब अपना जीवन का गरीब आदमी जड़ा खा बन को दाना, है ना, जो पढ़ाई के लाग रहा है, तैयारी के लाग रहा है ना, संपन्न को नहीं बकड़े वोट देला। तो जो कुशल होला, जो कुशल मंगल होला ज्यादा वोट देला, तो कुशल मंगल जो है, कुशल का डाला 88% मतदान करे दोस्तों, कता 88.13%। देख रहे हो, एवरेज तो 74.42 ही, लेकिन कुशल गड़ा सर्वाधिक 88% मतदान कर रहा है। और सबसे कम कटा का होला, सबसे कम कटा का होला, सबसे कम तो बड़े वाला जो बुला बुला दराना पड़ रही है, आओ रे भाई वोट दे जाओ, फिर भी कौन आ रहा लोग, आओ रे भाई वोट दे जाओ, तो भाई साहब फिर भी कौन आ रहा, आओ रे, आओ 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 भाई आओ, फिर भी वोट कौन आ रहा दोस्तों, 61% ही पड़ा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, बच्चे को पता है, ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूं, आप सभी को पता है ये बात। 199 सीटों पर इलेक्शन में आपको सिर्फ विधानसभा सीटें तो 200 है, एक सीट कौन खा गया, तो एक सीट पे दोस्तों क्या था, कर्णपुर, जो गंगानगर की कर्णपुर सीट है, उसको 5 जनवरी को आज चुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव हो गए और उनको मंत्री भी बना दिया गया टीटी को, है ना। तो गंगानगर की कर्णपुर सीट थी, वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उनका निधन हो गया था फॉर्म लगाने के बाद। पहले हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तो फिर इलेक्शन रोकना पड़ता है। ठीक है, तो कर्णपुर सीट से दोस्तों ये 199 सीटों पर चुनाव होना था। और यहाँ पे मंत्री बनाने के पीछे भी कारण है दोस्तों, बीजेपी ने मंत्री बना दिया चुनाव होने से पहले। ये तो बना तो सकते हैं, आप सभी को पता है, 164 कहता है कि कोई भी आदमी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है ना, बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी। तो बनाना तो सही है, लेकिन बनाने के पीछे एक और था कि मंत्री बन गया तो वोट देंगे लोग, और उधर सहानुभूति ले रहे कि कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही मर गया बेचारा, तो कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़ते, तो बीजेपी ने कैसे किया। अब वो तो रिजल्ट बताएगा जब आएगा कि कौन जीतता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प सीट है होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिणाम आता है दोस्तों। देखिएगा, ओ सॉरी बगज रहा है। देखो परिणाम निकालते हैं, है ना। परिणाम में बड़ा मजा आएगा भाई, क्योंकि परिणाम बड़ा दिलचस्प आपकी बार, है ना। देखो कांग्रेस तो पहले खत्म हो पड़ी है अपनी। ठीक है, परिणाम आया 3 दिसंबर 2023 को। अब ये भी भूल जाओ ना तुम भाई साहब, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। करंट की चीजें हाल फिलहाल तो ध्यान रखो। भाजपा नहीं 115 सीटें, ये बच्चे को पता है। 41.49% मत मिले, है ना। देखो दोस्तों इनके वोट में कितना सा फर्क है, 41.69% वोट तो बीजेपी ने मिला, और 39.53, मतलब कितना को फर्क है यार, आधा को बढ़ी है, 1.5 को बढ़ी है, 2% को फर्क है, लेकिन सीट हम देखो कितना फर्क है। तो यही होता है भाई परसेंटेज का खेल। तो वोट कांग्रेस को कम नहीं मिले, सिर्फ 2% ही कम मिले, लेकिन सीटों में कितना गैप आ गया, 2% थे जो पेपर आउट का चक्कर में बीजेपी ने टका दिया, है ना। ठीक है, तो आईएनसी तो भाई साहब आईएनसी तो 69 पोजीशन में आ गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आईएनसी को 69 आ गया है। ठीक है, 69 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब है। अन्य 15 आई, तो अन्य 15 में कौन कौन है दोस्तों देखते हैं। 3 बाप की आई, बाप की कितनी आई, 3 आई। 2 बीएसपी की आई, मायावती वाली पार्टी, है ना, मायावती वाली पार्टी। 1 आरएलडी की आई, 1 आरएलपी की बेनीवाल वाली पार्टी।
तो बेनीवाल खुद ही जीते हो भाई साहब, और कौन जीते हो? बेनीवाल। वैसे बेनीवाल के साथ गलत हुआ ना वैसे, क्योंकि बड़ी पार्टी थी, बड़ा जनाधार था, बड़े नेता थे, लेकिन वो चाटा मार दिया यार स्टेज पे। शायद वो है ना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बेनीवाल के लिए, कि उन्होंने बड़ी सभा में एक चाटा मार दिया था स्टेज पे, फिर लोग थोड़ा सा दूरी बढ़ाने लगे कि इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसे बेनीवाल दोस्तों बातें तो उठाते हैं, किसानों की हो चाहे युवाओं की हो, हर जगह वो एक आंदोलन करने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन सिर्फ खुद जीते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से, शायद बहुत कांटे की टक्कर रही थी वहां पे, और उन्हीं के बागी से हारे हैं, वो जीते हैं। उन्हीं का बागी था, उन्हीं की पार्टी का था, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, तो जाहिर सी बात है मामला दिलचस्प होने वाला था। तो ये बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी आरएलए की, एक हिले जीते हैं और 8 निर्दलीय जीते। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा निर्दलीय कितने जीते हैं? 8। अब पूछो लुगाया कितनी जीती? तो लुगाया भाई साहब देखिएगा, ये देखो 182 महिलाएं लड़ी, चुनाव करती महिला लड़ी, 182 महिलाएं अलग अलग सीटों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी। जीती कितनी? सिर्फ 20। जीती कितनी? 182 महिला लड़ी, 20 जीती भाई साहब। कितने? केवल 20 जीती भाई साहब, ये ध्यान रखना। तो लास्ट टाइम से भी कम, लास्ट टाइम तो 29-30 हो गई थी, यहाँ पे 20 ही। बीजेपी की भी 9 जीती लुगाया, कांग्रेस की भी 9 जीती। अरे याद करवान कुछ अन्य की 2 बस। तो बीजेपी की भी 9 महिला जीती, कांग्रेस की भी 9 महिला जीती, 2 बाकी की जीत गई, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी जीत किसने जीती? तो दिया कुमारी ने जीती, 71,000 वोटा से, विद्याधर नगर जयपुर से। सबसे कम वोटों से तो हंसराज पटेल की, हंसराज हस्तोस्त रहेगी, मतलब मुस्कान चली जाती लेकिन रहेगी, 321 वोटा से जीते, कोटपुतली से, ठीक है। उसके बाद युवा, सबसे युवा कौन है? तो 25 साल का रविंद्र भाटी है। और दोस्तों उम्र दराज कौन है? तो दीपचंद कोरिया है, 83 साल का। बस यही बात है। इसके बाद आती है नोटा को, थाका माका साथी नोटा ने कथा वोट दिया, तो नोटा को इनमें से कोई नहीं, 0.96% मत मिले। यही भी अच्छा खासा नंबर है दोस्तों, 0.96%, मतलब 1% होने वाला है। 100 में से एक आदमी नोटा को वोट किया है, देख रहे हो, मतलब 100 लाख ने वोट किया है। अगर 100 लाख ने वोट किया है तो उनमें से दोस्तों 1 लाख ने नोटा दबाया है। और मैं तो चाहता हूं निर्वाचन आयोग ऐसा कुछ सुधार करे कि वोटा में अगर 5% या 10% से ज्यादा वोट पड़ जाए किसी जगह पे, किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पे सारे प्रत्याशी बदले जाए, ऐसा प्रावधान कर देना, तब चुनाव सुधार होगा। मान लो दूधू विधानसभा क्षेत्र है, दूधू विधानसभा में 5 लोग खड़े हैं और 5 में से सबका चुनाव और नोटा को 5% या 10% वोट पड़ जाते हैं, तो वहां पे सारी पार्टियों के कैंडिडेट बदली जाए कि इतने लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा तो क्यों करेगी इनको, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो देखो फिर मजा आए, तब आए इलेक्शन का मजा, तो कि हम रिजेक्ट कर पाए कि ये नहीं चाहिए हमें। लेकिन बस यहाँ तो के सबसे ज्यादा वोट मिल गया, वो जीत गयो, चाहे वो गुंडो हो चाहे मवाली हो, कुछ भी हो। तो ये चुनाव सुधार होना चाहिए, इस दिशा में अब नहीं बढ़ सकता हिंदुस्तान, क्योंकि अब तो धीरे धीरे किस तरफ जा रहा आप सभी को पता है, चुनाव सुधार। क्योंकि अब तो निर्वाचन आयुक्त को भी मोदी जी ने अपने अंडर में ले लिया है, हालांकि अंधभक्तों को नहीं पता ये बात, है ना, चिढ़ जाएंगे अभी वो मेरे से, लेकिन बोलते रहना चाहिए दोस्तों। हमारी सरकार है, सवाल से पूछना हमारा हक है, हमने वोट दिया है। अब दोस्तों पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार एक पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार की, वो कहता है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है और दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा नंबर है। ये ध्यान रखना दोस्तों, दूध में दूसरा है, ऊन में पहला है, दूध में दूसरा है। इसके बाद राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी, मतलब पशुओं के लिए चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये कौन था? जोबनेर में खोला जा रहा है। जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, जो कि पहले महाविद्यालय था, कृषि कॉलेज है जोबनेर में, वो यूनिवर्सिटी बन गया। जोबनेर में यूनिवर्सिटी बना दिया गया बजट में, और वहां पे पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। पहला बीकानेर में था दोस्तों, पहला कहां था? बीकानेर में। तो बीकानेर जोबनेर ध्यान रखना पशु यूनिवर्सिटी के रूप में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दुनिया का दूसरा, देख लो दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां खोला जा रहा है? डर्मेटोलॉजी मतलब चर्म रोग का, तो चर्म रोग का तो दुनिया का दूसरा, देख रहे हो दोस्तों, इसका मतलब इंडिया में और कहीं है ही नहीं। पहला लंदन में है, लंदन में क्या है? फर्स्ट है चर्म रोग का इंस्टीट्यूट, पहला लंदन में है, दूसरा स्वाभिमान सिंह अस्पताल जयपुर में है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना भाई। तो चर्म रोग डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? एसएमएस जयपुर में खोला जा रहा है, ठीक है। एसएमएस अस्पताल स्टेडियम में समझ जाना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति का मतलब 3 शक्ति, 3 शक्ति का मतलब हमारी 3 शक्ति कौन कौन सी है? तो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, यही हमारी शक्ति है ना। बस इन तीनों का मिला के युद्धाभ्यास हुआ जैसलमेर में, पश्चिमी सीमा जैसलमेर में युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं का, ठीक है। तो त्रिशक्ति कहलाया। इसके बाद कार्डिनोस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023, कार्डिनोस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड दोस्तों, तो सेकंड रैंक पे है हमारा
पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन चलती है राजस्थान, है ना, ट्रांसपोर्ट जो डेवलपमेंट कमीशन चलाता है आरटीडीसी, उसके द्वारा संचालित है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। मतलब पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस जो राजघराना टाइप का पैलेस नहीं होता उसको व्हील्स पे रख दिया, पहियों पे रख दिया, ट्रेन में घुमा रहे हैं। और बड़ी अच्छी ट्रेन नहीं है ना, 8 दिन का इसका सफर होता है, दिल्ली से शुरू होती है, आगरा जाके रुक जाती है, पूरा राजस्थान घूम के जाती है। तो इसको सेकंड चॉइस मिली है, पहली जापान की कोई ट्रेन है, ठीक है। इसके बाद है 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। दोस्तों देख लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे आओ। देखो 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों ये होती है, राजस्थान का कौन जीतता है? तो अनंतजीत सिंह, अनंत और दर्शना ने वहां भी मारा था, आपको मैंने बताया था दोस्तों, है ना, दक्षिण कोरिया में। तो अनंतजीत सिंह गोल्ड जीत के आता है, वहां भी गोल्ड था। और यहाँ पे दोस्तों दीपेंद्र सिंह शेखावत गोल्ड लाता है, और एक और अंजलि शेखावत आ जाती है, अंजलि शेखावत। तो शेखावत एक लड़का एक लड़की भी आ जाती है जो शूटिंग के, ये दोस्तों शूटिंग चैंपियनशिप हो रही ना, तो शेखावत नाम आ जाए, ध्यान रखना, दीपेंद्र शेखावत, अंजलि शेखावत शूटिंग में है। अंजलि तो सिल्वर लेके आई और ये गोल्ड की लेके आया दोस्तों, दीपेंद्र गोल्ड, ठीक है। और अनंतजीत सिंह दर्शना तो हमने आपको बताया दोस्तों। और एक दिव्यांश सिंह पवार, तो दिव्यांश तो वही है, तो गोल्ड लेके आया था, सिल्वर भी लेके आया यहाँ पे, है ना, 10 मीटर में, तो वही दिव्यांश। एक तो रुद्रांश था, तो रुद्रांश तो पैरा में लाया क्या, सिल्वर। और दोस्तों दिव्यांश था वो एशियाई खेलों में गोल्ड लेके आया, मैंने बताया था वहां पे, तो वही बात है। तो ऐसे पूछिए खिलाड़ी कौन सा किसके संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, निशानेबाजी में अभिनव चौधरी ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप होती है जिसमें अभिनव चौधरी ने 25 मीटर में गोल्ड जीता। भाई साहब अभिनव का मतलब होता है नया नया, ये चौधरी साहब निशानेबाजी में नए नए आए हैं और सीधा गोल्ड लाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय निशानेबाजी में ये अभिनव चौधरी, ये चौधरी साहब नए नए आए हैं, अभिनव का मतलब क्या होता है नया, ये चौधरी साहब नए नए आए हैं निशानेबाजी में और 25 मीटर में गोल्ड ठोक दिए सीधा। और दक्षिण कोरिया में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभिनव चौधरी का संबंध किससे है? शूटिंग से, ठीक है। निशानेबाजी में शूटिंग में अभिनव चौधरी नए नए आए हैं और गोल्ड लाए सीधा, ठीक है। अब वो तो टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस वाली मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को मिला है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट है दोस्तों 2022-23 की, हर साल आती है ये रिपोर्ट। ये कहता है कि राजस्थान के लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा, लगातार 3 साल से हम 946 पे है। राजस्थान का लिंगानुपात तीसरे साल लगातार 946 पे है, देश का 933 पे है। आप क्योंकि सर लिंगानुपात तो हमने जनसंख्या में, भाई वो 2011 की जनगणना है, उसमें तो हमारा कितना है दोस्तों 928 है, लेकिन आज हमारा बढ़कर के कितना हो गया 946, ये भारत सरकार कहती है। क्योंकि भाई आंकड़े तो लगातार गिन रहे हैं ना, वो जनसंख्या 10 साल की अलग बात है, लेकिन ऐसी चीजों पर नजर रखनी पड़ती है कि कितना सुधार हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, ठीक है। तो ये 946 पे पहुंच गए हम लगातार तीसरे साल, ठीक है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है ना। बाकी जनगणना में सारा याद करवा ही दिया है। जनजातियों का 948 है राजस्थान का, आपको पता ही है। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है निकट भविष्य में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग, आपको किस ऐसा आयोग, हमने तो आरपीसी पढ़ा था, यूपीएससी पढ़ा था, ये कौन सा आयोग आ गया? ये नया बना है, ये जादूगर ने बनाया है। कब बनाया दोस्तों? ये दोस्तों बना है 2 अगस्त 2023 को इसका गठन होता है और न्यायिक सेवा से रिटायर्ड जो है सेवानिवृत्त प्रकाश चंद्र गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान देखो, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग, किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए ऋण लेता है बैंक से, ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लेता है, लेकिन किसी कारणवश फसल चौपट हो जाए, वापस नहीं दे पाता है, तो उसकी हेल्प की जाएगी। इतने दिन क्या होता था, गिरवी रख दिया जाता था वो, तो गहलोत साहब ने थोड़ा सोचा, इसलिए कहता हूँ गहलोत साहब ने सबका ध्यान रखे कि कुछ ऐसा किया जाए कि ले दे के बीच का रास्ता निकाल के किसान को आत्महत्या करने से बचाया जाए, उसकी कुछ सहायता की जाए। तो इसलिए एक आयोग ही बना दिया भाई साहब, विधेयक पारित करके, कि किसानों की जिंदगी में वापस प्रकाश लौट आए, जो काला अंधेरा चाह गया, लोन नहीं चुका पा रहे, उनकी जिंदगी में वापस प्रकाश लाना है, तो प्रकाश चंद्र गुप्ता को बना दिया भाई साहब, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बना दिया कृषक ऋण राहत आयोग का। क्लियर है, भूलना नहीं है। 3 अक्टूबर 2023 को जंगल सफारी शुरू दोस्तों। जंगल सफारी 4 जगह, सफारी का मतलब समझ रहे हो, वो प्रियंका चोपड़ा राहुल गांधी आते हैं रणथंभौर में सरिस्का में सफारी करके चले जाते हैं। आजकल तो मोदी जी भी करते हैं ना, कल फोटो खिंचवा रहे थे लक्षद्वीप जाके अंडरग्राउंड पानी में, है ना। तो हाँ भाई, यह है नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। माउंट आबू चौथा है दोस्तों जहाँ पे जंगल सफारी शुरू हुई है। पहले रणथंभौर में पहले से थी, सवाई माधोपुर सरिस्का अलवर में थी, कुंभलगढ़ में पहले से चल रही थी, अब माउंट आबू में भी, क्योंकि माउंट आबू सब लोग जाते हैं हनीमून मनाने, राजस्थान में तो ये एक डेस्टिनेशन है ना। तो इसमें सफारी शुरू करवा दी है कि चलो जीप में घूमो तुम भी, क्या याद रखोगे। इसके बाद देखिएगा
राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा घोषित वेटलैंड दोस्तों, आंध्र भूमि, वेटलैंड मतलब आंध्र भूमि, तो आंध्र भूमि कितनी है दोस्तों? 44 है राजस्थान में, ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र भूमि कितनी है? 44 और सर्वाधिक 12 में है, सर्वाधिक 12 में है, 44 आंध्र भूमि है, 12 में 12 है दोस्तों, देखो 12 में 12, 12 में 12, ठीक है। अब दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, महासीर मछली, ये एक ऐसी मछली है जो साफ पानी में पाई जाती है। ये पहले चंबल नदी बनास में पाई जाती थी, अब विलुप्ति के कगार पे है, इनको बचाना है। तो बचाना है तो एक बड़ा सा तालाब में इनको रखना पड़ेगा। महासीर मछली को बड़े तालाब में रखना पड़ेगा तभी बच पाएगी। तो महासीर मछली के लिए बड़ी तालाब, उदयपुर में जो बड़ी तालाब है उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो महासीर मछली जो है उसको बचाने के लिए बड़ा तालाब चाहिए, तो बड़े तालाब में उनको रखा जाएगा उदयपुर में, जिसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि महासीर मछली को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व किसको घोषित किया गया? तो यहाँ पे, यह बड़ी तालाब कहाँ पे? उदयपुर में। 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन, सर ये कौन सी ट्रेन आ गई? हमने बुलेट ट्रेन सुना था, हमने वंदे भारत सुना था, पता नहीं क्या क्या भारत सुना था, लेकिन विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन क्या आ गई जो पहली है? देखो राजस्थान की पीएम मोदी द्वारा प्रदेश की पहली विस्टाडोम ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन आ गई सर? जब दोस्तों सोचो, अगर रोप वे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला रोप वे, 5वां रोप वे कौन सा है, तो ये तो विस्टाडोम ट्रेन है। रोप में भी तो इतनी सी लटकाते हैं वो, और वो इधर से उधर 1 किलोमीटर का सफर है, ये तो 140 किलोमीटर की है ना। तो क्या है दोस्तों, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक दोस्तों, ये कामली घाट भी है, कई बार इसको कामली घाट भी बोल देते हैं ना, कामली घाट। मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच विस्टाडोम ट्रेन चलाई गई है। ये दोस्तों मीटर गेज पे चलाई गई है, मीटर गेज है ना, वैसे तो सब मीटर से ज्यादा हो गए, मीटर गेज बचे ही नहीं थे, तो ये मीटर गेज बचा था। इसको क्या किया कि विस्टाडोम ट्रेन वही होती है, तुम कहीं घूमने जाते हो, किसी मॉल में भी जाते हो ना, तो एक ट्रेन होती है छोटी सी, वो पटरी पे दौड़ती रहती है, बच्चों को घुमाने के काम आती है, देखा है, कहीं फिल्मों में देखा होगा, कहीं कार्टून में देखा होगा, आजकल तो बच्चे खिलाते हो तुम, तो कार्टून में देखा होगा, एक ट्रेन होती है बच्चों वाली, तो वही विस्टाडोम ट्रेन है। ये बच्चों, इसमें क्या है कि ये थोड़ा घुमाने के लिए थोड़ा सा बना दिया है, मीटर गेज तो होता है क्योंकि उसको उखाड़े तो एक ऐसा 360 डिग्री ओपन वाला है ना, कांच का बना दिया पूरा का पूरा, वो बोगी जो उसकी होती है डिब्बा कांच का बना दिया कि चारों तरफ देखो जंगल से गुजार देंगे, बच्चे घूम लेंगे, तुम भी जा सकते हो, तो बढ़िया ठीक है। इसमें कई सारे प्रावधान है कि 10 से ज्यादा लोग आएंगे ग्रुप में तो उनके लिए अलग टिकट, टायर फलाना ढिंकाना, जाना कभी मौका मिले तो पीएम मोदी द्वारा प्रदेश की पहली विस्टाडोम ट्रेन जो है वो दोस्तों कहाँ पे? मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक है। एक तरफ तो मोदी जी ने उद्घाटन किया, एक तरफ दोस्तों किसने? दिया कुमारी ने किया था। इधर टी पोर्टल क्या है दोस्तों, जो नामांतरण खुलाया गया, दादो मर जाए, बाबू मर जाए तो नामांतरण खुलाए ना, तो भी बड़ा दिक्कत हो गई सरपंच की, नहीं 2000 ले रहा कर जो ना, तो अब कहीं कर दिया ऑनलाइन सिस्टम कर दिया ई धरती पोर्टल। ई धरती पोर्टल से सरपंच की SSO ID लिंक कर दी और अलवर में पायलट प्रोजेक्ट कराया जा, अब सारा राजस्थान में लागू हो गया। तो ई धरती पोर्टल कहीं से SSO ID लिंक कर दी और जमीन से नामांतरण से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देख लो, आ गया हूं मैं वापस इंपॉर्टेंट लिखने के लिए। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वन्य जीव, वन्य जीव कॉरिडोर, आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना, सुना है ना, NH8 नेशनल हाईवे कॉरिडोर, पता नहीं क्या क्या कॉरिडोर, वो हमारे लिए होते हैं। तो भाई वन्य जीवों के लिए भी कुछ कॉरिडोर होने चाहिए। तो सर इनका मतलब क्या सड़क बनाएंगे इनके लिए? हाँ भाई, इनकी तो जंगली सड़क है, तो ऐसे पेड़ पौधे उगाओ। फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी को ठेका दे दिया भाई साहब कि ये रणथंभौर जो सवाई माधोपुर और सरिस्का अलवर है, इनके बीच में 140 किलोमीटर का ऐसा बढ़ा दो, 140 किलोमीटर का ऐसा सड़क बढ़ा दो कि ये यहाँ वाले टाइगर यहाँ जा पाए, यहाँ वाले यहाँ जा पाए, इनको कोई डिस्टर्ब ही ना करे। तो ये बढ़ाया जा रहा है सरिस्का और अलवर के मध्य, धीरे धीरे जयपुर पे भी, जयपुर से इसको जोड़ दिया जाएगा, है ना, लेपर्ड सफारी से। तो वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है रणथंभौर और सरिस्का के मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं मैं ना। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वन्य जीव कॉरिडोर है। तो जैसे हाथी गलियारा पढ़ा होगा आपने, वैसे ही वर्ल्ड ये रणथंभौर सरिस्का के मध्य एक ऐसा घना जंगल क्रिएट किया जाएगा जिससे इनको एक गाड़ी में डाल के 3 दिन छोड़ते थे कि सरिस्का से रणथंभौर छोड़ दो, रणथंभौर से इधर कई गाँव में घुस जाते थे, तो इनको अपना पूरा इलाका ही दे दो ना यार, इनके लिए कॉरिडोर बना दो कि घूमो तुम, पेड़ पौधे लगा रही फ्रांस की कंपनी। प्रदेश का पहला सिंथेटिक, प्रदेश का पहला सिंथेटिक, वही सिंथेटिक मतलब रबड़ा चूसा, एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान भाई, फीफा कब होता है ना फुटबॉल के लिए,
तो फीफा के मानकों पर आधारित फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। नहीं सुना होगा ना आपने, क्रिकेट स्टेडियम तो सुने ही जा, कबड्डी भी में खेले जा, पर क्रिकेट वाला में कबड्डी खेले आज, लेकिन अब फुटबॉल के लिए स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ? विद्याधर नगर स्टेडियम दोस्तों। ये वो विद्यानगर जहाँ से दिया कुमारी जीत करके आई है, तो विद्याधर नगर स्टेडियम है, वहां पे दोस्तों फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान फीफा के मानकों पर आधारित। ठीक है, इसके बाद आता है अक्टूबर 2023 राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 252 होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नगरीय निकाय देख जाना भाई, टोटल नगरीय निकायों की संख्या अक्टूबर में 252 थी, क्योंकि आपको पता है हमारा दूधू भी दोस्तों गांव से सीधा नगर पालिका बना है, तो काफी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों नगर निगम 11 हो गए, पहले आपने 10 पढ़े होंगे, तो सर एक कौन हो गया, तो 11 अलवर को बना दिया गया है। ठीक है, और नगर सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों नगर पालिकाओं में हुई है। जो गांव थे उनको नगर पालिका बना दिया, जैसे दूधू जा ग्राम पंचायत था उसको नगर पालिका बना दिया, अब तो नगर परिषद भी बना दिया गया है। ठीक है, तो दूधू भी अब नगर परिषद होगा, देखो दूधू। ठीक है, तो देखो चोमू है और फतेहपुर है, इनको और दूधू को क्या गया, नगर पालिका से नगर परिषद बना दिया गया। तो चोमू पहले नगर पालिका थी, फतेहपुर जो है नगर पालिका थी, उनको क्या नगर परिषद बना दिया, और अलवर नगर परिषद था उसको नगर निगम बना दिया। समझ में आ रहा है ये रीजनिंग, है ना। बाकी जो बचे हैं उनको जो गांव थे सीधा नगर पालिका बना दिया, तो उनका तो बहुत सारी उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन नगर निगम एक बड़ा है अलवर, और नगर परिषद 3 बड़े, दूधू, चोमू, फतेहपुर। ठीक है, बाकी तो सेम रहनी है। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक, भाई साहब टेस्ट है ना, टेस्ट ट्रैक है ना, टेस्ट ना करे जी भाई, मैं गाड़ी बना दी और यार टेस्ट करके देखते हैं, उड़ा के देखते हैं। आजकल तो बच्चे हेलीकॉप्टर बना देते थे फिर टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही जब ट्रेन बनेगी इंडिया में तो टेस्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं था, यही थोड़ी सी ट्रेन तो एक्सीडेंट ही हुई है। तो देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक, मतलब पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक, रेलवे टेस्टिंग के लिए रोड है, तो दोस्तों का निर्माण किया गया नया में। भाई नई ट्रेन बनेगी नावा, नई है ना, नई ट्रेन बनेगी तो नावा में उसका टेस्ट होगा, ध्यान रखना। नई ट्रेन बनेगी तो उसका टेस्ट कहाँ होगा, नावा जोधपुर में, तो टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया गया, जोधपुर में। नई ट्रेन बनेगी तो नावा में टेस्ट होगा। हाँ, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, बानेड़ा भीलवाड़ा चर्चा में क्यों है? देखिएगा, मानपुरा बनेड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा चर्चा में क्यों है दोस्तों? लैंड, जिंक और सिल्वर के सबूत मिले हैं। जैसे रोहिल में कहा, ये रोहिल सीकर में क्या मिले हैं, रोहिल सीकर में क्या मिले थे दोस्तों, यूरेनियम के मिले थे ना, है ना। वैसे ही दोस्तों लेड, जिंक और सिल्वर, सिल्वर बोले तो चांदी भाई साहब, तो भाई साहब देख ले, बनड़ा चांदी चांदी होगी ये सारी, तो बनड़ा क्षेत्र, मानपुरा मान भाई बनड़ा सारी तो चांदी होगी है। ठीक है, तो लेड, जिंक और सिल्वर मिला है कहां से, यहां से बनड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा से, मानपुरा। प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम, तो बाला किला अलवर में दोस्तों, है ना, शस्त्रों से खेलना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बाला किला में शस्त्र रख दिए गए, वही शस्त्र जो राजा महाराजों के पुराने शस्त्र थे ना, उनको वहां पे म्यूजियम के तौर पे रख दिया गया है। तो दोस्तों प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम है, शस्त्र म्यूजियम, तो बाला किला उदयपुर में, है ना, अलवर में बाला किला। उसके बाद देखिएगा, सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप होती है, सीनियर नेशनल जूडो, ये पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिल पे मत लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, एग्जाम एम्पायर नाम से ही है, मेरा ये फोटो लगा होगा जो यूट्यूब पे है। सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप दोस्तों ये कहाँ होती है, जूडो, तो जूडो जयपुर में कहाँ खोला जाएगा, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, और विजेता दिल्ली टीम है, और ऑल इंडिया पुलिस टीम सेकंड रैंक रहती है, दिल्ली पहला है जूडो में। और दोस्तों ये ध्यान रखना, राजस्थान की मोनिका चौधरी ने गोल्ड जीता दोस्तों जूडो में, देख लो, तो वो ध्यान रखिए, मोनिका जूडो बढ़िया बनाई है ना, जूडो बढ़िया बनाई है, कौन है, मोनिका, क्योंकि एक मैंने लिया गोल्ड राजस्थान की। तो मोनिका चौधरी किससे संबंधित है, जूडो से। महिलाओं की चैंपियन विजेता मणिपुर रही है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी, और बस हो गई खत्म ही, और वाह यार, ठीक है। देखिएगा कितने मिनट हो गई, वो 1.5 घंटा हो गया। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को आई, ये ध्यान रखना, 6 अक्टूबर है ना 2023 को, मतलब नवीकरणीय जो ऊर्जा है उससे बनाना है एनर्जी, और एक नया लक्ष्य तय किया गया है आगामी 6 वर्षों में, मतलब 2023 से लेके 6 वर्ष 2029 तक गहलोत सरकार ने यह तय किया था कि 90,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनाना है। कितनी, 90,000 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना, 90,000 पे पहुंचना है, 90,000 पे पहुंचना, अभी 23,000 हुई है, ठीक है। अपार आईडी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपार आईडी,
क्या है, अपार आईडी, अपार आईडी क्या है, तो दोस्तों ये 12 अंकों का होगा आधार की तरह, आधार की भी 12। ये दोस्तों इसमें क्या है, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक, परमानेंट मतलब स्थायी, एकेडमिक मतलब शिक्षा, और दोस्तों अकाउंट रजिस्ट्री, अकाउंट बनेगा आपका सभी का, आपके बच्चों का, आपका तो क्या बनेगा, बूढ़े हो गए हो, आपके बच्चे जब पैदा होकर प्ले स्कूल में जाएंगे ना, तब से लेके वो कॉलेज करेंगे ना, तब तक का एक पूरा रजिस्ट्री बनेगा कि मेरे बच्चे ने इस साल में ये ट्राई किया, इस साल ये डांसिंग किया, इस साल ये नेशनल खेला, इस साल इसने ये प्रतियोगिता जीती, इस साल ये दूसरी लड़की को प्रपोज किया, इस साल उस बच्चे को गाली दे के आया, मेरा बच्चा लड़ाई लेके आया, सारी की सारी रजिस्ट्री तय की जाएगी। और ये दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को बोल दिया है कि रजिस्ट्री मेंटेन करो, ताकि बच्चे को भी सलाह। बताओ हमारे जमाने में भी ऐसा होता तो कि मैंने 5वीं क्लास में एक लड़की मेरे पास मार के गई थी, इस रजिस्ट्री में होता आज, है ना, याद रहता ना भाई, ये सच है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें अब रजिस्टर होगी, ये तो अच्छी बात है यार, है ना, कि एक रजिस्ट्री बनेगी पूरी की पूरी, एक डाटा जो आपका खुल जाएगा ऑनलाइन कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल बाद में भी देख पाएंगे कि चौथी क्लास में इसका टीचर कौन था, क्लास टीचर कौन था, कौन पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ रहा था, कौन सी रैंक आई, है ना, ये सब। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होती है, जैसे वो बड़वाई पोती होना है जी, भी पोती जा, 12 डिजिट का नंबर होगा, और प्ले स्कूल से लेकर मतलब जो नर्सरी होती है उससे लेकर कॉलेज तक का लेखा जोखा इसमें होगा। तो अपार आईडी ध्यान रखना, मेरे बच्चे की तो बनवा दूंगा भाई, ठीक है, तुम अपने बच्चों की ये बनवा देना, स्कूल में बोलना कि भाई अपार आईडी का अकाउंट इसका भी बनाओ, और लिखते चले चलो कि मेरा लड़का कब तुतला के बोल रहा था, कब सही से बोलने लगा, कब मैडम को प्रपोज करके आया, सारा बायोडाटा इसमें होगा, किसमें, अपार आईडी में। तो बच्चे अब उस पार चले गए, हमारे साथ नहीं रह रहे, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर्स। अब फिर कह देता हूं मैं, ध्यान रखना 2 क्लास और हैं, ये दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर का था, अक्टूबर से दिसंबर का था, ठीक है। अक्टूबर को दोस्तों आरएस का एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स मैंने जो करवाया था वो टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर है। टेलीग्राम चैनल क्या है अपना, एग्जाम एम्पायर, एग्जाम एम्पायर, ये हिंदी वाला एम्पायर मत लगाना, इतना ही लगाना, एग्जाम एम्पायर पर, वहां पे दोनों के लिंक डाल दिए मैंने, तो वो देखना है आपको। मेरे स्टूडेंट तो देख ही लेना प्लीज, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाया। आज समय अभाव में शायद इसमें वैसे इसमें था ही याद करवाने का कुछ था ही नहीं, वहां पूरे के पूरे प्राइज सब कुछ याद करवा रखे हैं खिलाड़ी। तो ये देखिएगा यहाँ पे जाके दोनों क्लास देखना आपको, एक तो करंट अफेयर्स का तूफान करके होगी, एक होगी इंडिया लेवल का भी हालांकि उसमें, तो उसको स्किप कर देना, राजस्थान का देखते चले जाना, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं जस्ट अभी डाल रहा हूं, तो वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और अगर आर्थिक समीक्षा आपको याद है तो भाई साहब जैसे जनगणना याद कराई थी, जैसे खनिज याद करवाई, चित्रकला याद करवाई, सारा जी के वैसे ही एग्जाम एम्पायर पर याद करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम एम्पायर पर सब कुछ याद ही करवा रहा हूँ, जीके याद गारंटी पेज में। लेकिन आर्थिक समीक्षा वाली क्लास मैंने बाहर डाल दी है फ्री में, सब बच्चों के लिए ऐप पर है, लेकिन वो तो ऐप पे जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, ठीक से उंगली करना, मुझे मैसेज तो करना मत कि मिल नहीं रहा, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा की 2.5 घंटे की मूवी है, आपको 20 नंबर आगे कर देगी बाकी जनता से, बहुत बेहतरीन तरीके से मजाक में याद करवाया। तो वो क्लास आप जाके देख लेना, और इस क्लास पे कमेंट कर देना कैसी लगी। इसके बाद दोस्तों हम लगातार क्लास लेते रहेंगे करंट अफेयर्स की भी, मतलब समय समय पर सारा ही जीके याद करवा दूंगा भावी एग्जाम के लिए, तो मस्त रहेगा। तो बेस्ट विशेष आप सभी को, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को अच्छे से देना, वक्त से पहले पहुंच जाना। जयपुर में दोस्तों डीआईजी आईजी वाला सम्मेलन चल रहा है, मोदी जी आए हुए हैं, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तो ट्रैफिक जाम रहेगा, 2 घंटे का मान के चलना, एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना, 2 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि जयपुर पूरा पैक रहेगा। तो जयपुर में जिसका सेंटर है वो तो टाइम पे पहुंच जाना, बाकी भी टाइम पे पहुंचने की कोशिश करना, नेगेटिव मार्किंग मत करना, पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है, टेंशन नहीं लेना है, जो याद आ रहा है उसी को, है ना। मतलब बहुत सारी बातें, जो आप तो इतने बड़े हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, एकदम कूल रहना है, अच्छे से एग्जाम देना है। अगेन बेस्ट विशेष, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।